वी यूज टू डू मास बंकिंग, वही हो गया क्या, मास बंक कर दिया। कहाँ थे हम लोग कल क्लास में? लास्ट क्या लिखा था हमने? क्या? यूनिपोलर, अच्छा यूनिपोलर मल्टीपोलर है ना। So what is the benefit of unipolarity and what is the benefit of multipolarity? एक एक करके, या कोई भी बोलिए, बोल कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ मल्टीपोलर वर्ड, राइट, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ मल्टीपोलर वर्ड वी हैव चॉइसेस, ठीक है ना। सो देर इज अगेन ए प्रोवर्ब वी कॉल डोंट पुट ऑल द एग्स इन ए सिंगल बास्केट। व्हाट वी कॉल? डोंट पुट ऑल द एग्स इन ए सिंगल बास्केट। सो योर फर्स्ट क्लास। सो थोड़ा सा आपको लगेगा एक दो दिन टाइम अडेप्ट होने में, देन इट विल गो स्मूथ। साइंस वी आर डिस्कसिंग इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना। उसमें हम लोग 1-2 घंटे की क्लास हो गई है, तो आपको वहीं से पिक थ्रेड पिक करना होगा। फाइन। सो व्हाट वी कॉल दैट, नेवर, लिख लीजिए, ये सब काम आता है। फाइन। सो माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट गुड, तो यू विल हैव टू अडेप्ट विथ दैट। नेवर पुट all eggs in so can someone explain this? मैं लिख रहा हूँ बट वो पता नहीं वाइप हो रहा है अपने से, तो समझ लेना। So never put all the eggs in a single basket. What is the meaning of this statement in terms of IR, in parlance of IR? What is the meaning of? Exactly. This is exactly that we call multipolarity. That is the benefit of the multipolarity is कि आपने सारे के सारे eggs को एक ही basket में रखा और by accident वो basket टूट गया. So all the egg will be ruined. Fine. So in case you are having only dependency upon the Russia for your defense procurement, or in case Russia turns hostile, likely chances are there that you will be fighting your own war. Fine. और रशिया डिनाई कर देती है तो क्या होगा, आप क्रिपल्ड हो जाएंगे. फाइन. सो दिस कॉल की दिस इज वन ऑफ द डिक्टम ऑफ डिप्लोमेसी दैट नेवर पुट ऑल द एग्स इन ए सिंगल बास्केट. एंड अगेन दिस कॉल्स फॉर द मल्टीपोलारिटी. ठीक है ना. एंड दिस अगेन कॉल फॉर मल्टीपोलारिटी. वहीं पे लिख लेना ये, ठीक है ना, बाइपोलर और मल्टीपोलर में. सो देयर इज अ डिक्टम, आप भी लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना. सो देयर इज अ डिक्टम दैट there is a dictum in IER, international relation, that we should not be putting all eggs in a single basket. ठीक है, ठीक है. डिक्टम की स्पेलिंग मतलब, अरे वो कहते हैं ना, भीष्म प्रतिज्ञा को क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ भीष्म प्रतिज्ञा मीन्स एक प्रोवर्ब होता है दैट वी कॉल डिक्टम. मैं एग्जैक्टली हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ. डिक्टम होता है कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग होती है ना, दैट वी कॉल डिक्टम. डिक्टम ही बोलते हैं इसको, अब हिंदी में क्या बोलते हैं डोंट नो, ठीक है ना. सो वी कॉल इट डिक्टम ही फाइनली. सो यहाँ पे आज हिंदी का कोई नहीं है ना, आप हैं? अच्छा. सो आप ये लिख लीजिए कि एक कहावत है कि अपने सारे, ठीक है ना, शस्त्रों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, एक ही डब्बे में नहीं रखना चाहिए. दैट इज, ठीक है ना, proverb that we generally use, and that is actually true for all aspect of life, not only the international relation but also even in general life. Don't rely on a single person for each and everything. The day he will back off, आप crippled हो जाएंगे, ठीक है ना. so निब्बा और निब्बी एक ही नहीं रखना है, 2-3 रख सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन भी आपको यही सजेस्ट करता है, यू शुड हैव चॉइसेस, ठीक है ना. ठीक है, चलिए अगेन फिर जो लाइटर नोट था, डोंट टेक इट एट लिटरल वैल्यू, ठीक है ना. So now let us try to understand. हमने लास्ट लिखा था बैलेंस ऑफ पावर. फाइन. सो नाउ टुडेज कंसेप्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पावर फिनोमिना. और बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड.
तो इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत बड़े थॉट कहते हैं ना, एक फिलोसफर हुए हैं, दैट इज पामस्टन, राइट। इनका कहना था कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट फो, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता। दैट इज अगेन ए डिक्टम ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। सो ये क्या कर रहे हैं, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, ठीक है ना, एंड परमानेंट फो। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, फाइन। सो अपने लाइफ में भी होता है क्या, इफ योर फ्रेंड्स आर परमानेंट एंड कोई दुश्मन आपका एकदम से परमानेंट हो, ऐसा कुछ होता है क्या? इफ यू आर हैविंग दिस थंब रूल कि नहीं, इस बंदे की मुझे शक्ल पसंद नहीं है तो इससे मैं बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी, देन अगेन यू आर हैविंग पैरोकियल माइंडसेट, फाइन। सो इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो सजेस्ट अस कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड प्लस एनिमी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड in the Indian context, but let us try to first understand what it suggests and what are the nuances of this thing, fine. So India में क्या है कि ये रूल अप्लाई नहीं होता, जनरली ये रूल अप्लाई नहीं होता, ऐसा नहीं अप्लाई होता। हमारे पास दो अच्छे दोस्त हैं हमारे, ठीक है ना, कौन कौन है अच्छे दोस्त सैटेरिकल फॉर्म में, तो हमारे पास दो अच्छे दोस्त हैं, दैट इज चाइना, इमीडिएट नेबर की बात कर रहा हूँ, एंड पाकिस्तान, फाइन। सो हमारे दो अच्छे दोस्त कौन कौन से हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इंडिया का, ठीक है ना, और साउथ एशिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है अपना। सो पामस्टन का थ्योरी क्या कहता है, हैव यू रिटन दिस, कि इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट फोर्स, बट व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान यू विल रियलाइज कि डिस्पाइट थोड़ा से पैचेज में कुछ टाइम अच्छे रिलेशन हुए हमारे, एंड लार्जली आवर एनिमिसिटी विद द पाकिस्तान इज परमानेंट, ठीक है ना। So hostility between Pakistan and India is almost permanent, है ना, ये तो सब मानते हैं, ठीक है ना। सो इस डिक्टम को ये क्या करती है, ये इस डिक्टम को डिनाई कर देती है, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो थंब रूल बट लार्जली इट इज ट्रू एज वेल, ठीक है ना। एट द सेम टाइम द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। सो ट्राई टू रिकॉल, अभी कुछ दिन पहले ही इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया था, द रिलेशन बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान इज डीपर देन सी, स्वीटर देन हनी, ठीक है ना, और ब्ला 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 उन्होंने खूब बोला होता। दैट सिंपली signifies the fact that the relation between the Pakistan and China is relatively stable and they are all weather friend कहते हैं इसको, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं एक दूसरे को, that we are all weather friend, और कभी भी जरूरत पड़ती है तो China is there for the Pakistan and Pakistan is there for the China, ठीक है ना। Despite of being कि China is abusing the rights of Uyghur Muslims at large, fine, और पाकिस्तान is one of the champions of the Muslim Ummah, they himself call ना कि वी आर द लीडिंग कंट्री ऑफ द, ठीक है ना, मुस्लिमों के हम लोग लीडिंग कंट्री। अभी उन्होंने OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनके ही देशों ने उनको साथ नहीं दिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया में आके उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया उसी दिन। सो लेकिन उनको कहने में क्या जाता है, वो कहते हैं कि वी आर द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, वी वांट टू मेक मदीना इन द पाकिस्तान इटसेल्फ। लेकिन क्या सपना देखने में क्या है, देखने देते हैं मुंगेरी लाल के, हाँ देयर आर लॉट्स ऑफ, हाँ CPEC में यू सी तो ग्वादर इज टर्निंग टू बी वन ऑफ द हॉट बेड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना, बिकॉज द चाइनीज ट्रॉलर्स आर कमिंग टू द ग्वादर पोर्ट, एंड ग्वादर पोर्ट की जो इंडिजिनस अपने फिशरमैन है वो कहने कि हम कहाँ जाएं, बिकॉज चाइनीज ट्रॉलर्स आर मोर एडवांस, दे आर मोर हैविंग टेक्नोलॉजी, और वो ज़्यादा फिशिंग कर ले जाते हैं, तो लोगों को मिलता ही नहीं। तो ये है, लेकिन लार्जली व्हेन वी सी कि देयर इज ए परमानेंसी बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान का रिलेशन, बट अगेन इफ देयर इज एनी थंब रूल और कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं क्या, ये रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज परमानेंट और नॉट। सो वी हैव 2 or 3 सिचुएशन जिस टाइम पाकिस्तान की हेल्प चाइना ने नहीं करी है। सो कल ही मैंने बताया था द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। सो व्हेन बांग्लादेश वाज बीइंग क्रिएटेड चाइना वाज लार्जली साइलेंट, ठीक है ना, लार्जली साइलेंट था ये। इस टाइम USA इसके सपोर्ट में था, बट चाइना वाज ऑलमोस्ट न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द इंडियाज अगेन डिप्लोमेसी वाज वेरी एक्यूट, प्लस चाइना वाज टेकिंग नो इंटरेस्ट इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द साउथ एशिया, फाइन, ही वाज नॉट टेकिंग। एंड अभी भी देखिए बालाकोट के टाइम में डिस्पाइट ऑफ इंडिया हैज एस्केलेटेड इट्स रिस्पॉन्स टू ए वेरी हाई डिग्री, चाइना का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, ऑल्दो
कंडेम उन्होंने किया, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं आप तो आपने बालाकोट किया तो वी विल ऑल्सो डू समथिंग ऑन यू, फाइन। सो अगेन सब देश अपना अपना पहले बचा के चलते हैं, एवरीवन सीज देयर ऑन इंटरेस्ट, उसी के बाद कोई आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो वी कहते हैं दैट इज मी फर्स्ट। मी फर्स्ट रूल होता है कि आपके पहले खुद के इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएं, तभी किसी दूसरे के इंटरेस्ट को आप देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, नॉट ओनली दैट, we also see although China is one of our immediate neighbor and we share almost, सबसे बड़ा बॉन्डी किसके साथ शेयर करते हैं हम लोग? नहीं नहीं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। सो अगेन इट्स अ फैक्ट, प्लीज गूगल कर लेना। वी शेयर लार्जेस्ट अपन बॉन्डी जो होता है इट इज विद द बांग्लादेश, फाइन। चाइना इज नंबर सेकेंड का, फाइन। सो अभी क्या देखते हैं कि चाइना के साथ हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। स्टिल लार्जली द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज साइलेंट। वी आर लिविंग इन पीस कंडीशन बारिंग फ्यू कंडीशन इंक्लूडिंग द गलवान एंड उधर जो अपने सिक्किम की तरफ हो गया था, एंड उससे पहले 1962 में वी हैव दिस थिंग, ठीक है ना। सो उसके अलावा 2 और 3 चीज़ों के अलावा लार्जली द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज लार्जली साइलेंट, और हम लोग ठीक ठाक रिलेशन है चाइना के साथ इस मामले में। ऑल्दो वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन इकोनॉमिकली विद द चाइना, मिलिट्रली नॉट दैट गुड, बट इकोनॉमिकली वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद द चाइना, फाइन। क्योंकि हमारे बहुत सारे इम्पोर्ट एपीआईज, ठीक है ना, वी कॉल एपीआईज। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। तो दवाई जो बनती है, पैरासीटामोल का जो पैरासीटामोल होता है वो चाइना से हम लाते हैं, इट इज इन लिक्विड फॉर्म, और इंडिया में आके उसको और जो देखते हैं उसके साथ मिला के आपको दिया जाता है, फाइन। सो एपीआई वगैरह चीज़ें बहुत ही क्रूशियल होती है, वो हम चाइना से मिलती है। तो सिंपली कहने का ये मतलब है कि दिस डिक्टम इज लार्जली करेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड पाकिस्तान, इज इट नॉट करेक्ट, ठीक है ना। बट वेन सी कि इफ इट इज इनकरेक्ट टोटली, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमारे पास एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए हमारे लिए हॉस्टाइल हुआ करती थी, कब तक? कल ही मैंने बताया था, 1991 तक यूएसए वाज नॉट फेवरिंग इंडिया, इट वाज फेवरिंग whom? पाकिस्तान। चाइना तो कहें पाकिस्तान, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा था, तो पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा बेटर बेट था। एट द सेम टाइम 1991 के बाद वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद द whom? यूएसए, ठीक है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक बूम होता है, इकोनॉमिक बूम होता है तो हमारा मार्केट एक बहुत बड़ा क्रिएट होता है, मार्केट बहुत बड़ा क्रिएट होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चाइना को, यूएसए को चाहिए मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि वो कंज्यूमरिस्ट कंट्री है, तो उनको मार्केट चाहिए, तो वो आके हमारे इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं। एट द सेम टाइम आवर रिलेशन विद द रशिया, ठीक है ना, यूज्ड टू बी वेरी रोबस्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट? हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे मिलिट्रीली, although we don't have the economic integration with the Russia, we have very good relation with the Russia militarily। जब बात करते हैं तो you see any defense equipment रशिया का उस पर इम्प्रिंट मिलेगा, right from the Sukhois to the MiG to anything, S-400 अभी लेटेस्ट, ठीक है ना, और मी हेलीकॉप्टर्स जो है, मी जिसपे अपना विपिन रावत जी की डेथ भी हुई है मी से। सो ऑल दीज इक्विपमेंट वी आर बाइंग फ्रॉम होम, रशिया। लेकिन ऑफ लेट रशिया का एक ट्रीटी था किसके साथ? इंडिया के साथ, कि व्हेन दे विल बी हैविंग गुड रिलेशन विद द इंडिया, दे विल नॉट डू बिजनेस विद द पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज ए हॉस्टाइल कंट्री टू इंडिया, और उनको उन्हें एक क्या दे रखा था? एक इंडिया को एक लेवरेज दे रखा था। बट व्हेन वी सी द लेट 2000 का पॉलिटिक्स और अभी का देखते हैं, 2018-17 के बाद सिचुएशन चेंज हुई है, और रशिया अब पाकिस्तान को कैटर कर रही है। रशिया इज हैविंग मिलिट्री cooperation with the Pakistan at very good stage, fine. At the same time we are going close to whom? USA. So again it is contradicts, और ये support भी करती है this statement को, there is no permanent friend or permanent foes, only national interest that matters most, और national interest matter करता है, इसलिए हम लोग national interest को सबसे आगे रखते हैं, और हम ईगो को नहीं रखते आगे। जैसे हम लोग रख देते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं उससे तो मेरी एक बार लड़ाई हो गई है, ठीक है ना, लड़ाई होगी तो जिंदगी भर बात नहीं करता, कुछ नहीं होता, लड़ाई होगी तो दोस्ती भी हो जाएगी। तो देर इज नो परमानेंट फ्रेंड प्लस फो इन द रियल लाइफ एज वेल, फाइन। दैट सेज कौन? पामस्टन का थ्योरी। तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, लिख लिया तो वी विल मूव टू नेक्स्ट, ठीक है ना, लिख लिया सबने? तो इसमें लिख लीजिए एक्सेप्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। Exception is India which have relatively permanent friends and relatively permanent enemies as well.
ठीक है। परमानेंट फ्रेंड कौन है हमारे? रशिया, जनरली दे आर वेरी गुड विथ इंडिया। और परमानेंट एनिमी पाकिस्तान, ठीक है ना। चाइना इज 50-50 केस, उसको जब मौका लगेगा दोस्त बन जाएगा, जब मौका लगेगा दुश्मन बन जाएगा उसके। दैट इज वी कॉल चाइनीज आर नॉट दैट रिलायबल। चाइना सामान भी रिलायबल नहीं होता और चाइनीज लोग भी रिलायबल नहीं होते। कहते हैं ना ये चाइनीज है, टिकेगा नहीं, ठीक है। सो उनकी दोस्ती भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग, इंडिया डोंट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड इन द वर्ल्ड सिनेरियो, बट इट डजेंट मीन कि वी आर बैड कंट्री और वी आर आउटलायर कंट्री। इट सिंपली मीन्स कि वी डोंट नीड फ्रेंड एक्चुअली। अभी आपको कंधे की जरूरत कब पड़ती है? कंधा याद कीजिए, तनु वेट्स मनु, ठीक है ना। तब पड़ती है जब आपको जरूरत होती है एक्चुअली, ठीक है ना। यदि आपको जरूरत ही ना हो तो कंधा क्या काम करेगा? कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पाकिस्तान को हमेशा तनु वाला डिजीज होते रहता है, उसको कोई ना कोई कंधा चाहिए होता है। कभी सऊदी को पापा बना लेता है, कभी चाइना को पापा बना लेता है, तो कभी टर्की को पापा बना लेता है। कोई नहीं मिलता तो यूएसए पापा है ही उनका परमानेंट। सो यू नीड मोर फ्रेंड व्हेन यू आर ए वीकर कंट्री। इट सिंपली सेज दिस, ठीक है ना। जब आप मोर वल्नरेबल टू ईच एंड एवरीथिंग होंगे डिफेंस में या अदरवाइज, तो यू विल नीड मोर परमानेंट फ्रेंड, फाइन। तो इससे सिंपली सजेस्ट होता है इफ इंडिया डोंट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड, इट सिंपली सजेस्ट दैट इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। हमें दोस्तों की उतनी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जब होती है हम क्रिएट कर लेंगे दोस्ती, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ देयर इज़ ए नीड तो वी विल क्रिएट फ्रेंडशिप, कोई इशू नहीं है। मलेशिया से वी कैन हैव द एंटागोनिस्टिक रिलेशन, बट व्हेन वी विल डू द इकोनॉमिक एम्बार्गो, वहाँ पे गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है और नया जो गवर्नमेंट आती है वो इंडिया करने लगती है, फाइन। और देयर इज़ मालदीव, मालदीव में भी यही सिचुएशन होता है, ऑलमोस्ट श्रीलंका यही सिचुएशन होता है। तो बेसिकली इट सिंपली मीन्स द मोर वीकर ए कंट्री, द मोर वीकर यू नीड परमानेंट फ्रेंड। NATO, what is NATO? Barring the big 2 or 3 countries of NATO, each and every country of the NATO is a weak country, ठीक है ना। politically तो नहीं, economically and militarily they are weak country। वीक कंट्री होगी तो क्या है, उनको एक बड़ा सा अम्ब्रेला चाहिए जिसको वो प्रोटेक्शन कर सकें। वो बड़ा सा अम्ब्रेला कौन देती है? यूएसए देती है, बिकॉज दे आर वीक कंट्री। वी आर नॉट पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है ना। वाई? बिकॉज वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम अपनी डिफेंस कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी होगा वी विल डील दिस थिंग। तो इंडिया एक ऐसा केस है जो बहुत ही अलग है, ठीक है ना। बिकॉज वी आर स्टेबल कंट्री, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, वी आर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वी डोंट नीड परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमीज, फाइन। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। इट इज परहैप्स करेक्ट दैट वीकर ए कंट्री द मोर इट नीड्स परमानेंट फ्रेंड्स। हाँ, इट इज रिटन ओवर देयर। और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा पाकिस्तान जिसके बहुत सारे पापा हैं, ठीक है। इसको कैन समवन शट, आवाज आ रही है, इसको आप लगा दीजिए प्लीज, लॉक कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट ए कंट्री इज द लेस इज नीड्स परमानेंट फ्रेंड। उसका बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली यूएसए है। यूएसए बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इनकी डिप्लोमेसी का। इनको ज़रूरत होगी तो किसी को डैडी बना लेते हैं, ज़रूरत नहीं होगी तो किसी को मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। दे हैव डन इट विथ पाकिस्तान, दे हैव डन विथ इंडिया। और इनके लिए दोनों फेवरेट हैं प्लेयर्स, दैट इज इंडिया एज वेल पाकिस्तान। वो अपने हिसाब से दोनों का यूज़ करते हैं। इफ़ दे विल नीड प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, दे कैन विड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान। उनको ज़रूरत लग गई तो वो दे विड्रॉ और इंडिया को डिच कर देंगे। द सेम टाइम उनको यदि ज़रूरत लगती है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी नीड इंडिया, तो इंडिया के वो तलवे चाट लेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसको। बट इंडिया वाले क्या होते हैं, थोड़े से ईगो में रहते हैं, मूँछों पे ताव दा के नहीं, हमारे तो जो परमानेंट दोस्त हैं तो वो ही रहेंगे और जो परमानेंट दोस्त नहीं है वो नहीं रहेंगे, फाइन। हाँ प्लीज़। सो एंड अगेन इंडिया इवन डन फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम अमन की आशा एंड ऑल, बट इट बैकफायर्ड। किसी का हेल्प नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ वी आर ट्राइंग टू हैव गुड एंड कोर्डियल रिलेशन। और वाजपेयी जी गए भी थे, कहाँ गए थे? लाहौर गए थे, बस में उन्होंने यात्रा भी करी। और उसके जहाँ वाजपेयी जी बस की यात्रा कर रहे थे, एट द सेम टाइम पाकिस्तान वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द कारगिल and they have intruded into the Kargil, fine. So it is the nature of the Pakistan that actually prohibits India to go for the friendship. That is the reason, ठीक है।
ठीक है. So you can quote write it as well. So it is a statement that India is going to be the world power in the first 21st century, and there is no two ways about it, because these are the statement that gives your weightage to your answers. If you are writing an answer, if you are quoting even in the interview, आपको हिंदी में कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं लिखा दूँ, ठीक है ना. सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई दुभाष नहीं है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला देश है, ठीक है. क्या नहीं, यू कैन कोट एवरीवेयर, कहीं पे भी कोट कर दीजिए. दिस स्टेटमेंट कैन यू कैन कोट ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है ना. कहीं पे भी कोट कर दिए. यू शुड बी लॉजिक बिहाइंड इट, देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड इट. फाइन. सो यू कैन कोट एवरीवेयर ईच एवरीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है. लिख लिया. नाउ सो हमने देख लिया कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और देयर इज नो परमानेंट एनिमी. सो व्हाट इज परमानेंट एक्चुअली? व्हाट इज परमानेंट? वो तो हो गया कि वो परमानेंट है जो हमेशा रहे. सो व्हाट इज परमानेंट इन योर लाइफ? मम्मी पापा, ठीक है ना. तो आपके लाइफ में परमानेंट मम्मी पापा हैं. बेसिकली मम्मी पापा इज योर ऑन इंटरेस्ट, ठीक है ना. सो मम्मी पापा इज परमानेंट. तो कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में यदि कुछ परमानेंट है तो it is the national interest that is permanent. Now let us try to understand what is the meaning of national interest and what are the different nuances of the national interest. Fine. So लिख लिए, if there is no permanent enemy or friend in international relation, so what is permanent? ठीक है ना. So लिखिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी परमानेंट को क्या बोलते हैं? स्थायी नहीं है, तो वस्तुतः स्थायी क्या है? तो लिखिएगा, इट इज नेशनल इंटरेस्ट दैट इज परमानेंट. सो नेशनल इंटरेस्ट यदि आपको कहती है कि देयर शुड बी कोर्डियल रिलेशन विद द चाइना, बिकॉज नॉट वी आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइटिंग ए वॉर, इवन द वॉर इज नॉट ए गुड बिजनेस, ठीक है ना. सो यू शुड बी हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद द चाइना, और चाइना आपको यदि कुछ कह भी रही है तो आपको मान लेना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा मूछ की बात होती है. अगेन देयर आर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो नेशनल इंटरेस्ट को ही हमेशा परमानेंसी रहती है, और नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके दोस्त बनते और बिगड़ते हैं. इफ वी नीड सऊदी अरेबिया बिकॉज लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल आर doing business over there, or we are having good remittances is coming from the Saudi Arabia, then we need to have good relation with whom? Saudis. And if we are having a large number of the Indian immigrants to the Russia or to the USA or to any country, so we will have to good relation with that country. So क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं. इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, इससे हमारी मिलिट्री को फायदा हो रहा है, तो हमें करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट हमारे दोस्त बनते और बिगड़ते हैं, ठीक है ना. सो नेशनल इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है ना. तो व्हाट डिफाइंस नेशनल इंटरेस्ट? तो देयर आर टू वर्ड्स दैट डिफाइंस नेशनल इंटरेस्ट. फर्स्ट इज द सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का कंसेप्ट कब आया था? कल पढ़ा था क्या? कब आया था? एग्जैक्टली. तो सॉवरेनिटी ट्रीटी ऑफ किससे आया था? याद कीजिए. ट्रीटी ऑफ कल ही पढ़ा था हमने. वेस्टफिलिया नाम का कोई चीज पढ़ा था. सो वहाँ से नेशनल सॉवरेनिटी की बात आती है. यदि आपकी सॉवरेनिटी को किसी चीज़ से खतरा है, या आपकी सॉवरेनिटी किसी से स्ट्रेंथन हो रही है, इफ इट इज बीइंग रीइंफोर्स्ड, तो हम उससे दोस्ती कर लेंगे, ठीक है ना. यदि आपकी संप्रभुता को किसी से खतरा है तो हम उससे दूर रहेंगे. यदि आपकी संप्रभुता को किसी से फायदा है, हम उसके पास आ जाएंगे. सो दूसरा होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉवरेनिटी इटसेल्फ. इफ योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज बीइंग क्या वायलेटेड, फॉर एग्जाम्पल चाइना आपके अंदर इंट्रूड कर रहा है, तो आप चाइनीज मोबाइल के ऊपर बैन लगा देंगे, पबजी के ऊपर बैन लगा देंगे, या ऐसा कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, टिकटॉक के ऊपर बैन लगा देंगे, या ऐसी कोई भी चीज़ जो चाइना से रूट आ रही है जिसके कारण चाइना को फायदा हो रहा है, आप उसको ऊपर क्या करेंगे? बैन लगा देंगे. बिकॉज व्हाट इज अल्टीमेट इंटरेस्ट जिसका फायदा में, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. सो नेशनल इंटरेस्ट को हमारे अपर हैंड हमेशा मिलती है
ठीक है ना। और नेशनल इंटरेस्ट जो होती है फंडामेंटली दो चीज़ों पे काम करती है, दैट इज द व्हाट इज योर इंटरनेशनल पावर एंड व्हाट इज योर इंटरनल पावर, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। फाइन, इंटरनेशनल पावर में अगेन व्हाट हाउ यू डील विथ बाहर का कंट्री, एंड इंटरनल पावर हाउ डू यू डील विद द इंटरनल सिचुएशन एज वेल। फाइन, जो हमने कल देखा था डिफरेंट डिफरेंट नुआंसेस, जिसमें हमने देखा था इकोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ इट, सिक्योरिटी इज ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना, जॉब क्रिएशन इज ए पार्ट ऑफ इट। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट नुआंसेस ऑफ द इंटरनल एज वेल एज इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, इट विल हेल्प यू आउट, को आपको समझ में आएगा। ऐसे ही लिखना बना के, ठीक है ना, टू कंपोनेंट्स आर दैट, दैट इज सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, TI, ठीक है ना, एंड ठीक है। So any country protect its fundamental interest by balancing its internal or international and external fine powers. Actually internal होगा, international हो गया, ठीक है ना। दो कंपोनेंट होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल के यू ऑल नो, ठीक है ना, एंड इंटरनल के भी यू नो नाउ, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड दिस अगेन, ठीक है। ठीक है, लिख लेना तो बताना, वी विल डिस्कस, फाइन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कंपोनेंट, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन वी हैव डिस्कस दिस 2.5 फ्रंट वॉर, सो अगेन आई एम स्किपिंग दिस। नाउ वी विल डिस्कस दिस एक्सटर्नल पावर वाला पार्ट, उसको मैं डिलिबरेट करूंगा, ठीक है। ठीक है, सो आपने क्या किया, अपने घर तो मजबूत कर लिया, ठीक है ना। सो देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। सो वी हैव डिस्कस्ड इंटरनल इन एक्सटेंसिव फॉर्म, ठीक है ना, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, इसमें इकोनॉमी आता है, इसमें नक्सल को कैरी करना होगा, फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट को कैटर करना होगा, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ एक्सटर्नल पावर को इंक्रीज करने का तरीका दो होता है, ठीक है ना। आप एक्सटर्नल पावर अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बाहरी शक्तियों को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या डिफेंस एक तरीका है, इधर यू आर डिफेंसिंग तो भी आपका इंटरनेशनल बढ़ा। दूसरा इकोनॉमिकली भी ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं, और बेसिकली जो लार्ज टू एक्सटेंट है इसका, दैट इधर यू कैन क्या कर सकते हैं, इधर यू कैन डू ए वॉर विथ ए कंट्री लाइक होम, चाइना और द बांग्लादेश और द पाकिस्तान और एनी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से आप लड़ाई भी कर सके, अपनी इंटरनल पावर्स बढ़ा, एक्सटर्नल पावर बढ़ा सकते हैं। लेट अस सपोज कि ब्रिटेन इफ दे आर यू नो मेकिंग अस ए कॉलोनी, तो उनका पावर ही बढ़ रहा है ना। सो बिकॉज ऑफ दर एक्सटर्नल पावर उनका बढ़ रहा है, क्योंकि वो कॉलोनी बना रहे हैं। तो इधर यू कॉलोनाइज अदर कंट्रीज, जैसे रशिया भी कर रही है, या फिर जैसे चाइना कर रही है। कल मैंने कहा था चाइना इज कंज्यूरिंग स्पेस इन द साउथ चाइना सी, फाइन। व्हाई दे आर डूइंग सो, बिकॉज दे आर एक्सटेंडिंग देयर 200 नॉटिकल माइल का स्पेस। द सेम वे एक्सटर्नल पावर को बढ़ाने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, इधर वेज ए वॉर, ठीक है ना, वेज ए वॉर, और दूसरा भी तरीका हो सकता है कि आप दोस्ती कर लें किसी और से, ठीक है ना। लड़ाई कर लेंगे तो आप क्रीमिया को क्या करेंगे, रशिया इज हैव वेज्ड ए वॉर अगेंस्ट द यूक्रेन एंड क्रीमिया को उन्होंने अपने पास में बुला लिया, तो उनका एक्सटर्नल पावर बढ़ गया, बिकॉज यूक्रेन का एक पार्ट, क्रीमिया जो था उनका पार्ट हो गया। दूसरा तरीका जो है, दैट इज मोर वायबल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया टू मेक अलायंसेस, दोस्त बनाइए। अब ऐसा भी तो हो सकता है, तो आपके घर में कुक नहीं आई है, ठीक है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो ऑर्डर कीजिए बाहर का खाना खाइए, या फिर क्या कीजिए, आप अपने दोस्त के पास जाइए कि यार आज हमारे यहाँ कुक नहीं आया, ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ जा रही हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ कल को कुक नहीं आएगा तो हमारे यहाँ जाना। इट कैन बी डन एज वेल, ठीक है ना, इफ यूर होम फूड को आप प्रेफर करते हैं, फाइन। सो दिस इज अगेन अलायंस मेकिंग। सो लड़ाई करना इज नॉट ए गुड बिजनेस, लड़ाई से बहुत नुकसान होता है, ठीक है ना, आपका इमेज को भी डेंट पहुंचती है। एट द सेम टाइम यदि आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो आपको फायदा होता है। फायदा इस तरीके से होता है कि एग्जाम्पल दूंगा
कि हमें यदि चाइना को कैटर करना है, ठीक है ना, तो वी हैव टू ऑप्शंस, इधर वी कैन वेज ए वॉर, और बहुत मास स्केल पे डेथ होगी, इसमें डिस्ट्रक्शन होगा और सबको नुकसान है, चाइना को भी नुकसान है, इंडिया को भी नुकसान है, और दूसरी कंट्रीज को भी नुकसान ऑब्वियसली है, क्योंकि चाइना प्लस इंडिया बोथ आर द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड, वी आर नोन एज द सप्लाई चेन हब ऑफ द वर्ल्ड, फाइन। एट द सेम टाइम इफ वी आर मेकिंग अलायंसेज लाइक क्वाड, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वाड बना रहे हैं, सो क्वाड बना के क्या करेंगे, डिटरेंस क्रिएट करेंगे, किसके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में। क्वाड में 4 कंट्रीज आ गई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए, चारों मिलके क्या कर रहे हैं, चारों के इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं, हमारे चारों का कॉमन दुश्मन कौन है, चाइना है। क्यों, यूएसए को क्या दिक्कत है चाइना से, एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पावर, पावर के लिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक स्ट्रगल चल रहा है, हेजेमनी ऑफ वॉर ऑफ हेजेमनी चल रही है बिटवीन द चाइना एंड द यूएसए, जो मैंने बताया भी था, मल्टीपोलर यूनिपोलर, लास्ट फेज मैंने बताया कि व्हाट आर लाइकली चांसेस कि यूनिपोलर बनने का, तो यूनिपोलर बनने का यही चांस है कि चाइना विल टर्न इनटू द हेजेमनिक पावर, बिकॉज देयर इज ए रिसाइडिंग इन पावर ऑफ हुम, यूएसए का। तो यूएसए कभी चाहेगी क्या, इस यूएसए कभी नहीं चाहेगी कि वो अपना पावर किसी को ग्रांट करे, ठीक है ना, किसी को पावर नहीं देना चाहेगी, सब चाहते हैं घर में मैं बाबा दादा बन के रहूं, फाइन, यूएसए नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बता दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया का इशू है बिकॉज ऑफ द, उनके ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे थे, बट ऑस्ट्रेलिया वाज क्रिपल्ड बाय द चाइना, और चाइना इज ट्राइंग टू मेक ऑस्ट्रेलिया ए कॉलोनी, न्यू कॉलोनी इसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंड ऑल इंटरेस्ट। जापान का क्या फायदा है, सो जापान के फायदे के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस टाइम क्या हुआ था, और एक्चुअली चाइना यूज्ड टू बी ए कॉलोनी ऑफ जापान, ठीक है, जापान ऑल्दो बहुत छोटी कंट्री, बट दे हैव कॉलोनाइज्ड द चाइनीज, और उन्होंने बहुत सारे एट्रोसिटीज भी किए थे, इट इज इन द ओपन डोमेन, फाइन। और चाइना ये का हमेशा कि उनकी कॉलोनी थी, उनके ऊपर काफी सप्रेशन हुआ है, तो वो चाहते हैं उसका बदला लेना, ठीक है ना, तो आपस में ये लड़ते रहते हैं, और इसके लिए कुछ आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, और चाइना का कोई टक्कर दे सकता है यदि एशिया में, इट इज द जापान, not because its economy, not because the population, but because of its economy, fine, because जापान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो जापान चाहती है कि जापान की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे, प्लस उनके जो पुराने घाव हैं वो भी बार बार उसको पिंच करते हैं, तो जापान इज हैविंग नाउ एस्पिरेशन टू बिकम ए लीडर ऑफ द एशिया, इसलिए वो क्या करती है, हमेशा चाइना को पुश करना चाहती है। और इंडिया का तो ऑब्वियस है, आपको सबको पता है कि इंडिया के तो बहुत सारे पंगे हैं, दैट विल डिस्कस एज वेल इन ड्यूरिंग द इंडो चाइना रिलेशन, फाइन। सो 4 दोस्त मिल गए तो क्या होगा, बैक पेपर खुलेगा, यही है ना, बैक पेपर, 4 दोस्त मिल बैठेंगे, ऐसे क्या है ना, कुछ पता नहीं, आई एम नॉट अल्कोहलिक, बट हाँ, जब बैठेंगे 4 दोस्त तो ऐसे ही कुछ होगा, तो ये 4 दोस्त बैठ गए हैं और क्वाड बना के बैक पेपर वगैरह खोल रहे हैं, फाइन, किसके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट द चाइना इज नॉट ए गुड बिजनेस, सो लेट अस मेक अ अलायंस हु कैन डिटर चाइना। अभी चाइना को 4 कंबाइंड फोर्सेस से लड़ाई करनी पड़ेगी, तो इट इज पॉसिबल फॉर चाइना टू विन दैट वॉर, नहीं, बिकॉज यूएस इज ए मेजर नेवल पावर, इंडिया इज ए नेवल पावर, जापान इज ए नेवल पावर, एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ए इमर्जिंग पावर, इकोनॉमिकली ये चारों स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे करके चाइना का इंसर्कल करना शुरू कर देंगे। चाइना का इंसर्कल शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो जितनी टेंशन है इंडिया की वो खत्म हो जाएंगी। अभी चाइना आपस में उलझी रहेगी, चाइना का डर रहेगा कि जापान उसके ऊपर अटैक ना कर दे, चाइना को अटैक डर रहेगा कि यूएसए उसके ऊपर कुछ ना पंगा करे, तो वो इंडिया के ऊपर परेशान नहीं करेगा। सो देर आर 2 वेज जहां से आपके नेशनल इंटरेस्ट को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली। Internally we are doing and externally we are doing, and best way is to make alliances rather than waging war, because waging war is not good business and it should be the last option before any nation, ठीक है ना। if a nation is कौन सा थोड़ा सा समझदार है, लेकिन यदि पाकिस्तान सा देश हुआ तो उनकी पूरी इकोनॉमी लड़ाई पे चलती है। अब इंडिया को हटा दीजिए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से, वर्ल्ड पॉलिटी से, तो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया है, ठीक है ना। पाकिस्तान की आर्मी को लोग इतना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनको डर लगा रहता है, तो पाकिस्तान की आर्मी खेलते फूलते रहेगी क्योंकि उनको पैसा मिलते रहेगा, डर कायम रहना चाहिए, तो दैट इज द फैक्ट, ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट अस ट्राई टू, ठीक है ना, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया ना, एक्सटर्नल पावर। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर, ये कंसेप्ट थ्योरी है, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी है। देयर इज अ बैलेंस ऑफ
BOP भी कहते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ, एक इकोनॉमी का कंसेप्ट है पेमेंट. सो इट इज नॉट द इकोनॉमी का कंसेप्ट बट इट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्ट, जो ये कहता है कि नो स्टेट शुड बी अलाउड टू ग्रो सो बिग एंड पावरफुल दैट इट थ्रेट्स फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ अदर्स. क्या कहती है? किसी भी देश को इतना बड़ा नहीं बन जाने दो जिसके कारण किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी और किसी एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा हो. फाइन. सो इस थ्योरी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी. सिंपली इसका कहना है कि संतुलन बना रहना चाहिए. ठीक है ना? संतुलन बनाने के लिए जो भी करना है वो करते रहो. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? चाइना का इंसर्कलिंग जो है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी. ठीक है? क्योंकि यदि चाइना बहुत बड़ी बन जाएगी तो इट विल स्टार्ट डूइंग क्या, कॉलोनीज बनाना शुरू कर देगी. नॉट द ओल्ड वाला कॉलोनी दैट इंडिया यूज टू बी बट द न्यू कॉलोनीज. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डूइंग वेरियस notorious work in the Africa. They are doing notorious work in the Central Asia. They are doing notorious work in the Sri Lanka itself. ठीक है ना? तो ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण, ठीक है ना, एक इंसर्कलिंग करना जरूरी हो जाता है क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए. यदि चाइना कोई सुपर पावर है तो उसको काउंटर करने के लिए कोई सुपर पावर खड़ा होना चाहिए, और इमीडिएट सुपर पावर उसका कौन है? इंडिया. सो यूएसए क्या करेगी? इंडिया को धीरे धीरे सपोर्ट करेगी अभी. सो यूएसए भी इंडिया के लिए अच्छा कंट्री बन के रहेगी क्योंकि उसको किसको कंटेन करना है बेसिकली. तो कंधा किसका है अभी यहाँ पे? कंधा एक्चुअली किसका है? इंडिया का नहीं, इंडिया का कंधा है. और बंदूक किसकी है? यूएसए की. गोली किसके ऊपर चल रहा है? चाइना के ऊपर. क्यों? बैलेंस ऑफ पावर के कारण. फाइन. सो इसको लिख लीजिए. ठीक है? दैट इज द थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. इसमें देखिए, नो स्टेट शुड बी अलाउड टू ग्रो ठीक है, so big and powerful that it threats ठीक है. एग्जाम्पल में पहला लिख लिया, दैट इज इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना. चाइना का घेराव. ठीक है? उसमें क्या है? क्वाड. सो व्हाट इज क्वाड? इज दिस मिलिट्री ब्लॉक और समथिंग एल्स? हाँ, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडली कंट्रीज. ठीक है ना? इट इज नॉट ए मिलिट्री ब्लॉक. ठीक है? ऑल्दो एक्चुअली ये मिलिट्री ब्लॉक ही है बट डिस्गाइज में है. ठीक है? लिख लेंगे तो बता दीजिएगा. आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है? ओ हट जाओ. मैं that is encircling of China. That is the reason that world wanted a balance of power. ठीक है? ठीक है? अभी दूसरा कंसेप्ट इसी का है कि मैं पहले बता देता हूं, देन आपको लिखना है. ठीक है ना? क्योंकि अब लिख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा. दूसरा कंसेप्ट इसका यही है, एग्जाम्पल इसका यही है कि जो वेस्ट है, अगेन आई एम कोटिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ एस जयशंकर. ठीक है ना? दैट इज इंडिया एंड इट्स वे समथिंग करके नाम है, मेरे पास पढ़ी है. तो इसमें मैंने पढ़ा था कि वेस्ट नेवर वांटेड इंडिया टू बी टू स्ट्रांग और टू वीक. ठीक है ना? व्हाट इज द रीजन? जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए है, दे नेवर वांटेड इंडिया टू बी टू वीक और टू स्ट्रांग. क्या इसका रीजन हो सकता है? ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा जाएगा. क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पावर मिसमैच हो जाएगा. तो ये नहीं चाहते. प्लस ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगी? पाकिस्तान के ऊपर भी तो दबाव क्रिएट करेगी ना. इफ इंडिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर, सो इमीडिएट नुकसान किसका है?
पाकिस्तान का है, बिकॉज आवर आर्क राइवल इफ इज देयर समवन आइडियोलॉजिकल राइवल, तो ये कौन है? इट इज द पाकिस्तान। चलिए ये तो हो जाएगा। नॉट ओनली पाकिस्तान, वी विल ऑल्सो ट्राई टू settle our score with whom? China, because we have lost a war with whom? China in 1962. तो इस वॉर का जो वुंड है दैट इंडिया वुड लाइक टू वाइप आउट, तो क्या करेंगे? एक ऐसी लड़ाई करेंगे जिसमें चाइना को वाइप आउट कर दें। तो इट कैन टर्न इनटू द क्या? न्यूक्लियर वॉर बिटवीन whom? इधर चाइना एंड पाकिस्तान, और चाइना और सॉरी इधर चाइना एंड इंडिया, और चाइना और इंडिया इन पाकिस्तान। देयर आर 2 चांसेस, ठीक है ना। यदि इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो इधर इंडिया और पाकिस्तान और इधर इंडिया और चाइना, इसमें लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई होने से पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्ट होगा, क्योंकि ये इंडिया यदि इन्वॉल्व है या चाइना इन्वॉल्व है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो ये बहुत बड़े एपी सेंटर है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के, ठीक है ना। हम बहुत बड़े मार्केट भी हैं और हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स भी हैं बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है ना। सो वी आर नोन एज द वर्ल्ड फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। फार्मा ऑफ वर्ल्ड क्यों जाना जाता है? क्योंकि पूरी की पूरी दवाई सप्लाई हम लोग करते हैं। वी आर नोन एज द हब ऑफ वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड। सो यदि लड़ाई हो जाती तो ये वैक्सीन कहाँ देंगे? कौन देगा? इट इज़ नॉट अबाउट द ओनली कोविड वैक्सीन, किसी कोई भी वैक्सीन जो प्रोड्यूस होता है, इंडिया इज द सुपर पावर इन दैट, फाइन। और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें, सॉफ्टवेयर। सो वी आर प्रोड्यूसिंग मोस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेन, वी आर प्रोड्यूसिंग मोस्ट फर्टाइल ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। गूगल से लेके कहीं पे भी लीजिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टा, दैट यू ऑल यूज, सब में इंडियन CEO हैं। सो यदि इंडिया अफेक्ट होती है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो इंडिया विल डू मिसअचीवमेंट, ठीक है ना, कुछ करेगी, मिस एडवेंचर करेगी। चलिए, अगेन इफ इंडिया इज टर्निंग टू वीक, व्हाट कैन बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट? अगेन अपोजिट कर लीजिए, ठीक है ना। चाइना विल टर्न इनटू द सुपर पावर, बिकॉज चाइना को कोई यदि बैलेंस कर सकती है तो इंडिया ही है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी बट पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है ना। चाइना को हम एटलीस्ट एक चीज में तो मात दे सकते हैं, किस चीज में? पॉपुलेशन में। मोस्ट लाइकली अगले 20 साल में हम लोग चाइना को इस फील्ड में मात दे देंगे, इकोनॉमी और वो होना, और इन लोग इसमें आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है चाइना को हराने में। सो कुडोज टू यू ऑल, ठीक है ना, लगे रहो इंडिया, ठीक है। सो एक चीज़ में तो हम कर देंगे, पॉपुलेशन प्लस इकोनॉमी प्लस मिलिट्री भी वी कैन गिव चाइना ए ब्लडी नोज, ठीक है ना। सो यदि हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे तो तुरुप का इक्का, दैट वी कॉल एस, द एस ऑफ वर्ल्ड कौन है? अभी इंडिया है। यूएसए यदि बेट करिए क्वाड के ऊपर, क्यों करिए? क्योंकि इंडिया इज इमीडिएट नेबर ऑफ चाइना, और चाइना का डिस्प्यूट किसी भी के साथ है जिसके उसके लैंड बाउंड्री कनेक्ट हो रही थी, इट इज इंडिया ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिया है जिसके साथ उसकी लैंड बाउंड्री कनेक्टेड है, जो बड़ी कंट्री है ऑब्वियसली, छोटी कंट्रीज का कुछ महत्व ही नहीं है, ठीक है ना। नाउ इफ इंडिया इज टर्निंग टू वीक, तो और भी फायदा होगा किसको? होगा पाकिस्तान को, ठीक है ना। सो पाकिस्तान को कैसे फायदा होगा? तो पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, वी कॉल इट, ठीक है ना। Pakistan is the epicenter of the terrorism all over the world. If they are not giving the money, they are giving the intellectual backing of the terrorism. So कोई भी फसाद होता है तो कहीं ना कहीं उससे पाकिस्तान का लिंक होता ही है। 9/11 हो कि कोई भी हो, अपने यहाँ का 9/11 हो कि यूएसए का 9/11 हो, फाइन। सो यदि इंडिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, दोनों पैरेलली चलेगी। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो पूरे वर्ल्ड परेशान किससे हो जाएगी? टेररिज्म से परेशान होगी। और टेररिज्म इज समथिंग दैट इज वेरी कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है उसका, इट्स कॉस्टली अफेयर। एक अटैक हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। वाई 26/11 मुंबई में ही हुआ, क्यों हुआ? एग्जैक्टली, इट इज मोर इंडिकेटिव ऑफ नेचर कि दे कैन हिट अस एट आवर इकोनॉमिक एपिसेंटर, और इकोनॉमी आपकी गड़बड़ होती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। सो जियो पॉलिटिक्स फॉलो एक्चुअली जियो इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तभी जियो पॉलिटिक्स भी चलती है, फाइन। सो इसलिए 26/11 मुंबई पे ही अटैक हुआ है, फाइन। सो इसलिए वेस्ट नेवर वांटेड इंडिया टू बी टू वीक और टू स्ट्रांग, एंड रीजन क्या है इसका? बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है ना। चलिए, द सेम गोज विद द इंडिया, ठीक है ना। इंडिया कभी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान बिकम टू वीक और टू स्ट्रांग। वाई? स्ट्रांग तो हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, अटैक करेंगे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि जो बहुत ज़्यादा, हम नहीं चाहते कभी, इंडिया नेवर वांट पाकिस्तान टू बी टू वीक। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। परवेज मुशर्रफ, जिनको क्रेडिट जाता है क्या करने का? करगिल करने का जाता है, उनका असिस्नेशन होने वाला था, फाइन। असिस्नेशन कौन करने वाला था? उनके आर्मी के ही लोग करने वाले थे। और फीड किसने दिया? इंफॉर्मेशन किसने दिया? सो मुशर्रफ वॉज क्रॉसिंग पुल होता है ना, जो एक पुल ब्रिज,
ऑफ हिज कॉन्वॉय के साथ, और वो ब्रिज उड़ाने की बात हो रही थी, फाइन, और उसकी आर्मी के लोग ही करने वाले थे, उसके लोग खुश नहीं थे उससे। इसका इंफॉर्मेशन किसको मिलता है? इंडियन एक्सटर्नल एजेंसी, क्या नाम है इसका? रॉ। रॉ इमीडिएटली कॉल करती है किसको? मुशर्रफ को, और उनको बोला जाता है कि देखिए आपके ऊपर अटैक होने वाला है, ठीक है ना, और आप इसको डिटर कर सकते हैं, कर दीजिए, नहीं तो आप जहाँ पे वहीं पे रह जाइए, फाइन। पहले तो उन्होंने हल्के में लिया, बट उनके भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ISI, एंड इट इज़ कैपेबल एज वेल, तो उनका भी क्रॉस वेरीफाई हो गया कि नहीं कुछ होने वाला है। सो मुशर्रफ शायद गया ही नहीं, तो वो क्या हुआ? फाइल्ड हो गया अटेम्प्ट, फाइन। सो दिस सिंपली मीन्स कि यदि पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस आती है तो उसका नुकसान इंडिया को होगा। कैसे होगा बताइए? लीडर से मतलब मुशर्रफ से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, बट वी नेवर वांटेड मुशर्रफ टू बी किल्ड। हो सकता है, ये भी एक रीजन है, ठीक है। सो वीक बहुत ज्यादा होगा तो चाइना इट विल ओवर पावर, एक सिचुएशन, ठीक है, इट्स करेक्ट। सो चाइना कर लेगी तो कहना कि हमें नुकसान होगा। दूसरा क्या होगा? सोचिए, खाली दिमाग पे कभी कभी जोर भी देना चाहिए, नहीं तो दर्द वर्द होने लगता है। क्या हो सकता है पता है आपको? क्या लोकेशन? या इट कैन बी लाइक, इट इज इनसिग्निफिकेंट, हमारा बहुत कम ट्रेड चलता है, क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं करते, काला नमक मंगाते हैं बस वहाँ से। काला नमक होता है ना, सेंधा नमक जिसको सेंधा, ठीक है ना, तो हम मंगाते हैं, वो हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमी इज नॉट ए फैक्टर, बट अगेन व्हेन यू सेड दैट इंडिया विल बिकम मोर वल्नरेबल टू द एक्सटर्नल अटैक्स, इट इज ट्रू, बिकॉज इंडिया के मोस्ट ऑफ द अटैक हैज बीन रूटेड फ्रॉम द खैबर पास और द हिंदू कुश, एंड हिंदू कुश एंड खैबर पास इज समहाउ रिलेटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द पाकिस्तान। सो इट इज ट्रू। दूसरा रीजन ये हो गया। और सोचिए बहुत बड़ा रीजन है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग दिमाग चलाइए। टू ऑल हु आर वाचिंग ऑनलाइन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जेसी हैं, स्वर्णिम हैं, सुजोय हैं, प्रशांत हैं, सारे लोगों को गुड आफ्टरनून, बिकॉज ये लोग अभी दिमाग चलाना है। इन केस दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, यू कैन राइट इट डाउन कि क्या नुकसान हो सकता है यदि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? सो बेसिकली पाकिस्तान इज ए न्यू कंट्री, पता है, ये तो पता था, पाकिस्तान इज ए क्या? न्यू कंट्री, ठीक है ना, तो उनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। अभी यदि कोई कंट्री में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है, डजेंट मैटर वो मिलिट्री है कि सिविलियन है, लेकिन लीडरशिप है तो रिस्पॉन्सिबल तो होगी, बिकॉज देयर इज ए सेंट्रलाइज कमांड, ठीक है ना। अभी यदि वो कंट्री किसी ऐसे उसके कंट्री के लीडर का असैसिनेशन हो जाता है, देन देयर विल बी कैओस, ठीक है ना, और अराजकता मच जाएगी, और सारा का सारा कमांड किसके ऊपर जा सकता है? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल TTP is there, JUD is there, ठीक है ना, there are lots of the terrorist organization that is working in Pakistan, और सिविलियन गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया से डायरेक्ट वॉर हो, बट ये छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको कहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इंडिया से होते रहे, क्योंकि उनसे उनका बिजनेस चलता है, उनका पेट भरता है, फाइन। यदि वो लोग ऐसा चाहेंगे तो क्या होगा? न्यूक का जो हो सकता है स्टॉक पाइल, वो उनके हाथ में जा सकता है, और वो वेज कर सकते हैं, क्या न्यूक वॉर वेज कर सकते हैं, एंड इट विल एक्चुअली क्रिपल द वर्ल्ड। इंडिया को कुछ होता है, फाइन। सो इंडिया कभी नहीं चाहती कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल किसी इरिस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में चला जाए, और यदि वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस आ जाएगा तो ये पक्का होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत ही डोमिनेंट हैं। याद कीजिए अभी ही हुआ है TTP, सो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और लब्बैक, ठीक है ना, सो लब्बैक, दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स दैट आर वेरी डोमिनेंट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन ओनली, बिकॉज इट्स रिलीजियस हार्डकोर को वो क्या देते हैं? हार्बर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स बने हुए हैं, और यदि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो इसका असर इंडिया के ऊपर पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, ट्राई टू रिकॉल 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। रीजन इसका क्या, इमीडिएट रीजन क्या दिया था इंडिया ने? माइग्रेशन का एक क्राइसिस, ठीक है ना, बिकॉज लॉट्स ऑफ द ईस्टर्न पाकिस्तानी आर माइग्रेटिंग टू इंडिया, सो इसके कारण इंडिया का कंपोजिशन खराब हो रहा है।
यदि पाकिस्तान में भी यदि पाकिस्तान 6 या 7 टुकड़ों में टूट जाती है तो देयर विल बी लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की अपनी पॉपुलेशन नहीं संभाली जा रही है तो पाकिस्तान के क्या संभालेंगे हम लोग, फाइन। सो वो अभी ऐसी पॉपुलेशन जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसमें से 30-40% लोग टेररिस्ट हैं या टू बी वाना भी टेररिस्ट हैं। जैसे हम लोग एस्पायर करते हैं ना कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो वहां पे एस्पायर करते हैं कि मुझे टेररिस्ट बनना है, पावर है, ठीक है ना, बंदूक है, पावर है, पैसा है, तो उनका वो एस्पिरेशन होता है, ठीक है। सो यदि ऐसा कुछ होता है तो इंडिया विल फेस इंटरनल क्राइसिस एज वेल। यदि पाकिस्तान में कुछ होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड दैट पाकिस्तान इंटरनल अफेयर इज इंडियाज इंटरनल अफेयर। क्या बोलते हैं हम लोग, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, पाकिस्तान इंटरनल अफेयर is too much important for India. Pakistan's internal affair is too much important for India because again Pakistan's internal affair is India's internal affair. और जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया उसको भी साथ साथ, इंटरनल अफेयर इज इंडियाज इंटरनल अफेयर। Pakistan's internal affair is India's internal affair. How? लिख लीजिए, because of the balance of power dictum under which India never wanted Pakistan to be too weak or too strong. ठीक है, ठीक है। अभी ये लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रिटन। मैं हट जाता हूं, सो इट विल मेक मोर सेंस फॉर यू। दोनों लिख लीजिएगा, वेस्ट नेवर वांटेड इंडिया टू बी टू वीक और टू स्ट्रॉन्ग, इसमें भी लिख लीजिएगा। मैंने जो फोटो बनाया था उसको एक बार लिख लीजिएगा, तो रिवाइज करते टाइम आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, फाइन। ठीक है, सो नाउ बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स? ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिक्स। सो जियोपॉलिटिक्स इज ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। सो बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली इट इज अ स्ट्रगल फॉर रीजनल पावर और रीजनल हेजेमनी, ठीक है ना। मीन्स if India want to be a leader of South Asia, so India is playing what? Geopolitics. India is going for the geopolitical clout, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं साउथ एशिया के सारी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, वट एवर द चॉइसेस इज दैट। सो वी वांट टू इन्फ्लुएंस भूटान, वी वांट टू इन्फ्लुएंस नेपाल, वी वांट टू इन्फ्लुएंस आसियान, वी वांट टू इन्फ्लुएंस बांग्लादेश, श्रीलंका, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, है वियतनाम। आसियान में सब आ जाता है, आसियान इसलिए एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है ना, उसमें सब आ जाएगा। सो 10 कंट्रीज है ना उसमें, सो 10 कंट्रीज को हमको इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि वी वांट टू बी ए रीजनल हेजिमन ऑफ द एशिया, और बेसिकली द साउथ एशिया दैट वी वांट, फाइन। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू व्हाट? रीजनल बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, फाइन। अगेन इट इज रिलेटेड टू द दिस थ्योरी ओनली। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट डिक्टम, दैट इज फाइनल फेज ऑफ द, ठीक है ना, फाइनल फेज ऑफ दैट वी आर स्टडिंग, दैट वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें कहते हैं कि पहले जियोपॉलिटिक्स का टाइम था, बिकॉज पहले हम लोग मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास खुले होते थे, ठीक है ना, वी यूज्ड टू डू द मिलिट्री कैंपेन्स, हम लोग अटैक करते थे एंड ऑल करते, बट ऑफ लेट आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन द इरा ऑफ जियोपॉलिटिक्स ended and now the era of geoeconomics started. So can someone explain this? What is era of geoeconomics? एग्जैक्टली सो यदि ओपन इकोनॉमी हो जाएगा तो इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? और नुकसान क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल
आई विल कम टू इट, गॉट इट। आप तो ये स्टेटमेंट कैसे सफाइस हो रहा है? दैट इज फैक्ट एंड इट इज करेक्ट एज वेल, बट स्टेटमेंट कैसे सफाइस हो रहा है? आप आइडिया? आप तो मैं ही बताता हूँ, राइट? तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इट जियो इकोनॉमिक्स, फाइन। One is positive aspect and what second is negative aspect, fine. Now let us try to understand the positive aspect of it, ठीक है? अभी it is not possible for each and every country to be self sufficient, fine. Self sufficiency is a utopian idea. कोई ऐसी कंट्री नहीं हो सकती जो सेल्फ सफिशिएंट है एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 कंट्रीज जैसे क्यूबा एंड ऑल, बट अभी वो भी ये इस डेफिनेशन पे करेक्ट नहीं होते, क्योंकि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं बट एट द सेम टाइम यू कांट हैव द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना? नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास, अफ्रीका इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट ह्यूमन रिसोर्सेज उनके पास नहीं है क्योंकि उतने एडुकेटेड लोग अभी भी नहीं है वहाँ, फाइन। एट द सेम टाइम यू कैन द ह्यूमन रिसोर्सेज बट यू कैन डिप्राइव्ड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल चाइना और इंडिया भी, ठीक है ना? इंडिया इज कंसिडर्ड एज द एनर्जी स्टार्व कंट्री, वी फाइट फॉर द एनर्जी, फाइन। हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज बहुत कम है, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड व्हाट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिकॉज पेट्रोलियम तो है नहीं हमारे पास, तो सोलर अलायंस फ्री है, वही कर लेते हैं। नॉट ओनली दैट, आप कुछ चीज़ों को बनाने में आपके घर में कम खर्चा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द असेंबलेज ऑफ वर्ल्ड, या कह सकते हैं असेंबल करने वाला एक कंट्री है इंडिया सब चीज़ का। क्यों? क्योंकि यहाँ के वेयर हाउसेज चीप हैं, प्लस यहाँ पे लेबर कम पड़ता है। यदि एप्पल आईफोन बना रही है यूएसए में, ठीक है ना, और एट द सेम टाइम एप्पल आईफोन बना रही है इंडिया या चाइना में, तो एप्पल को आईफोन बनाना इंडिया या चाइना में सस्ता पड़ता है, ठीक है ना? पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको लेबर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल्दो एवरीथिंग इज देयर बट लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई इन यूएसए, और लेबर कॉस्ट हाई होगा। जो एप्पल का आईफोन अभी आप 60,000 का एप्पल का 12 खरीद रहे हैं, इट विल गो अराउंड द 80K, ठीक है ना? 80K 20,000 ज़्यादा पड़ जाएगा, तो नुकसान किसको होगा? एप्पल को होगा, क्योंकि कम नंबर ऑफ यूनिट्स बिकेंगी, ठीक है ना? सो एट द सेम टाइम इफ दे आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन बेस टू द इंडिया और चाइना, जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा चीप है, ठीक है ना? चीप है तो क्या होगा? उनका कॉस्ट कम पड़ेगा, तो क्या होगा? सस्ता पड़ेगा, सस्ता होगा तो सब लोग खरीदेंगे। इसी का रीज़न क्या होता है? बिग बिलियन डे सेल में इंडिया के लोग दबा के खरीद लेते हैं एप्पल आईफोन 12, फाइन। रीज़न क्या हुआ था? एप्पल आईफोन 12 इसलिए सस्ता हो गया क्योंकि उसका प्रोडक्शन इंडिया में होना शुरू हो गया। प्रोडक्शन इंडिया में होना शुरू हो गया तो टैक्स भी कम लगेगा, प्लस सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा तो क्या होगा? हम लोग उसको फायदा, सबको फायदा हो जाएगा, कंपनी को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्या जियो इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी आर लिविंग इनटू द era of globalization where each and every country is dependent upon other country. That's why there are likely chances that full scale war at any place of the world is a distant possibility. But Russia is an exception. वो कुछ कर सकती हैं, पुतिन कुछ कर सकता है, फैंटम आदमी है वो, ठीक है ना? अल्फा मेल जिसको बोलते हैं। बट यदि लड़ाई होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना, तो हमेशा तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री उसको नेगोशिएट करने के विचार में आएगी। यदि इंडिया बालकआउट करती है तो यूएसए, चाइना सब का कहेंगे शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। पाकिस्तान को यही कहेंगे शांत रहो, शांत रहो। तो पाकिस्तान क्या करेगा? शांत तो रहेगा, लेकिन नाक की बात है तो स्विफ्ट रिटॉर्ट वो कर देगा, लेकिन क्या करेगा? बम दूर से फेंक के चला जाएगा, ठीक है ना, ताकि इंडिया वालों को भी नुकसान हो और घर वाले भी परेशान ना करें, क्योंकि वॉर इज अगे कॉस्टली बिजनेस। फॉग ऑफ वॉर इज क्वाइट ओके, स्क्रिमिश इज क्वाइट ओके, बट वॉर इफ यू आर इन्वॉल्व टू द फुल स्केल वॉर, नाउ द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज, और इंडिया जैसी कंट्रीज में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए देयर आर लाइकली चांसेस दैट विल बी नो वॉर ओनली बिकॉज ऑफ द व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण ही होगा, फाइन। एंड दिस इज द जियो इकोनॉमिक्स पार्ट। द मोर इकोनॉमिकली साउंड यू आर, देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी दैट वर्ल्ड विल कंसीडर यू एज ए वर्ल्ड लीडर, ठीक है ना? अभी इंडिया की इतनी क्यों बात हो रही है? बिकॉज इकोनॉमी वी आर वेरी स्ट्रांग। पोस्ट कोविड हमारी इकोनॉमी में उतना शॉक नहीं लगा जितना वर्ल्ड के इकोनॉमी में शॉक लगा, एंड इमर्जिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी अभी जा रही है, फाइन। सो इसका ग्रोथ भी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम देयर आर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ
it as well. What are negative aspect? Try to explore this. You know all these things, ठीक है ना. बट अभी क्या कि आपका दिमाग अभी खुला नहीं है, तो बादाम वादाम खाते रहना है क्लास के साथ, ठीक है. क्या हो सकता है? आपने बोला बट इज नॉट एग्जैक्टली आपका, लेकिन सही है. सो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना. रेयर अर्थ मटेरियल क्या है? एक चीज आती है, रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है? नहीं होता. यूपीएससी में तुक्का मारना है, लेकिन ऐसे तुक्के नहीं मारने, ठीक है ना. तुक्का मारना इज अलाउड, बट ऐसे तुक्का मारना नहीं. रेयर अर्थ मटेरियल रेयर नहीं होते, एविडेंट होते हैं, खूब मिलते हैं, बट इसका एक्सट्रैक्शन इज वेरी टफ एंड इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर. प्लस इसे इट्स इकोनॉमिक हजार्ड एज वेल. तो आपके लैपटॉप्स, आपके स्क्रीन और डिस्प्ले, जितनी भी चीज़ें हैं ना, कार, सब जगह रेयर अर्थ मटेरियल का यूज़ होता है, ठीक है ना. आज घर जाके ये भी दिखेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. इट विल हेल्प यू आउट. और इससे क्या पता चलता है कि चाइना इज बेसिकली कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड का मेजर चंक ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल. क्या करती है? रेयर अर्थ मटेरियल का मेजर चंक जो एक्सपोर्ट करती है, चाइना करती है, ठीक है ना. अभी क्या हुआ, कोविड के टाइम में क्या करने लगे सब इसको, चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस. इन्होंने क्या किया, जिन्होंने भी इनके ऊपर बात करी कि वी विल डू इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन द चाइना, उनके पास इन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई रोक दिया. रोक देने पे क्या होगा? सबसे अच्छा एग्जांपल है जापान. जापान की इकोनॉमी इज लार्जली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी. जापान का देख लीजिए, वी हैव ऑल द कंपनीज एंड नंबर्स ऑफ द कंपनीज फ्रॉम जापान, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द कार्स, टोयोटा एंड ऑल. कहाँ की कंपनी है? जापान की. और जापान की कार इंडस्ट्री बहुत ही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही फ्लोरिशिंग है, उनकी इकोनॉमी का बेस है. और उनकी कार और बनाने सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या है? रेयर अर्थ मटेरियल. और चाइना, जापान क्या कर रही है? इंडिया के साथ क्वाड बना रही है, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड बना रही है, यूएसए के साथ क्वाड बना रही है. पाकिस्तान ने कहा अच्छा मेरी बिल्ली मेरे से म्यों. उसने क्या किया? रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई रोक दिया. रोक देंगे तो क्या असर होगा? कितने दिन का स्टॉक रहेगा? 1 महीने का, 2 महीने का? 1 महीने 2 महीने कुछ नहीं हुआ. उसके बाद सोनी कंपनी, दैट इज अगेन ए बिग कंट्री कंपनी, फाइन, वो गए गवर्नमेंट के पास, एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ, टोयोटा गए जापानीज गवर्नमेंट के पास, कहा कि देखो आपकी लड़ाई अपनी जगह, बट हमारा पेट भी अपनी जगह है, ठीक है ना. सो आपकी लड़ाई के कारण क्या हो रहा है? हमारे पेट को नुकसान पहुंच रहा है और वी आर नॉट स्ट्राइविंग. तो क्या हो गया? बोला वी आर स्टार्विंग बिकॉज वी डोंट हैव द क्या रेयर अर्थ मटेरियल विथ अस. तो बोला कि अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना इज मेजर सप्लाइंग कंट्री और आपकी चाइना से रिलेशन खराब हो गए हैं, और आपने यदि चाइना से रिलेशन खराब कर लिया तो हमारे पास सप्लाई उन्होंने बंद कर दिया. सप्लाई बंद कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. प्रोडक्शन बंद होगा तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आएंगे. नहीं आएगा तो इकोनॉमी कैसे थ्राइव करेगी? तो जापान को कंसेशन देना पड़ा. जापान गवर्नमेंट ने जो मसल फ्लैक्शन की थी, किसके ऊपर? चाइना के ऊपर करी थी, वो कम हो गया. रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? ऐसा क्यों हुआ? दिस इज द स्टोरी. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने क्लास के सबसे पहले बताया, नहीं, जो मैंने एक डिक्टम दिया था उससे भी पहले, जैसे ही क्लास में आके बोला मैंने, नहीं, देखिए मैंने लिखवाया था. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है क्लास का? एग्जैक्टली. सो व्हाट जापान डिड हियर, they put all their eggs in a China's basket. If they are putting all their eggs in the China's basket, then if the basket is rotten, then काम खराब, ठीक है ना. So this is a dictum that also helps us, and there is a negative consequences of globalization. Because of the globalization, you tend to dependent upon other countries. ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मटेरियल कोई एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कंट्री कर सकती है, बट द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज इकोनॉमिक, इट इज इन्वायरमेंटल हजार्ड एज वेल. सो दूसरी कंट्रीज करना नहीं चाहते, बट चाइना ये सब नहीं देखती. चाइना को बेसिकली क्या है? इट्स बनिया कंट्री, ठीक है ना. एंड सॉरी टू से बनिया कंट्री, बट बनिया कंट्री इन द सेंस कि वो पैसे की ओर ज़्यादा देखते हैं, फाइन. सो चाइना क्या करेगी? हमेशा पैसे की ओर ज़्यादा देखेगी, और इसलिए वो कुछ भी करेगी, और इसलिए वो इट इज़ सप्लाइंग मेजर पार्ट ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल टू द वर्ल्ड. और ये एक बड़ा, एक कहते हैं ना कि तोते की जान, कहते हैं ना पिंजड़े में होती है ना, कैसे करके कहते हैं. सो वो जान है पूरे वर्ल्ड की, दैट इज रेयर अर्थ मटेरियल. और जिस दिन आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होगा इस चीज़ का, उस दिन आप क्या करेंगे? आपके पास चॉइसेस हो जाएंगी, तो आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. सो देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. वन इज नेगेटिव एस्पेक्ट एंड सेकेंड इज द
पॉजिटिव एस्पेक्ट, एंड दोनों को हम जियो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, ठीक है ना। इंडिया भी यही करेगी। मलेशिया वॉज ट्राइंग टू हैव कोजी रिलेशन विथ पाकिस्तान, सो मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन गया था, और वो क्या करने थे, टीवी भी खोलने वाले थे, ठीक है ना, इस्लामिक टीवी, जिसमें कहते हैं कि अरे इंडिया खराब है, उनको इस्लाम से मतलब नहीं है, उनको इंडिया से बेसिकली इश्यूज है, फाइन। सो क्या करेंगे कि उन्होंने कहा था टीवी भी खोलेंगे और फिर हम इंडिया के ऊपर बैशिंग करेंगे। इंडिया ने कहा अच्छा मेरी बिल्ली मेरे से मियाओ। सो मलेशिया इज ए पाम एक्सपोर्ट कंट्री, उसके पाम ऑयल का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, इंडिया में होता था। इंडिया ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कुछ नहीं किया, अपने बिजनेसमैन को कहा कि तुम सबसे ज़्यादा पाम कहाँ से मंगा रहे हो, तो बिजनेसमैन ने कहा कि हम लोग मलेशिया से मंगा रहे हैं। तो मलेशिया बोला कि बहुत चौड़ा हो रहा है, ऐसा करते हैं कि आपको हम ऑप्शन देते हैं, आप इंडोनेशिया से मंगा लीजिए, ठीक है ना। सो बिजनेसमैन को पाम ऑयल से मतलब है, उसको थोड़ी ना मतलब है कि इंडोनेशिया से है कि मलेशिया से है कि चाइना से है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंडियन बिजनेस हाउसेस ने क्या किया, सारा का सारा डाइवर्ट किसके ऊपर कर दिया, इंडोनेशिया के ऊपर कर दिया। अब मलेशिया का कोई लेने के लिए तैयार ना हो, वो क्या करेंगे, उनकी इकोनॉमी यदि पूरी की पूरी पाम ऑयल पे है तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या हुआ, घुटनों पे आ गए, उन्होंने कहा माई बाप गलती हो गई, अभी हम इस पीएम को हटा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्राइम मिनिस्टर को हटा रहे हैं और नया पीएम ला रहे हैं जो इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बातें करेगा। एंड दैट इज द इकोनॉमिक क्लाउड ऑफ इंडिया दैट इंडिया ऑफन यूज, ठीक है ना। वी हैव डन दिस विद द नेपाल एज वेल, ट्राई टू रिकॉल। नेपाल में देयर इज ए चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, बिकॉज चाइना सपोर्ट कर रही है वहाँ के लेफ्टिस्ट पार्टी को, ठीक है ना, जो प्रचंड वगैरह जिसके पार्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी को बेसिकली, फाइन। और इंडिया सपोर्ट करती है वहाँ के मधेशीज पार्ट को जो इंडिया प्रो इंडिया है। सो वहाँ पे यदि आती है कम्युनिस्ट की पार्टी जो इंडिया के अगेंस्ट झाड़ू गलते हैं, तो इंडिया क्या करेगी, ब्लॉकेट कर देगी, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर देगी, किसका, नेपाल का। नेपाल के पास डिसएडवांटेज क्या है, इट्स सी लॉक्ड कंट्री, सी लॉक्ड कंट्री होगी तो उसका सारा का सारा इंडिया से होकर आता था, मतलब मोस्ट पार्ट इंडिया से होकर आता था। तो वहाँ पे अब राशन नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे तेल नहीं पहुँच रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे ब्रेड नहीं पहुँच रहा है, तो तेल ब्रेड और ये सब चीज़ें बेसिक नीड की नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, नेपाल की गवर्नमेंट क्या होगी, परेशान हो जाएगी, परेशान होकर कहेगी नतमस्तक, ठीक है ना, सॉरी गलती हो गई अब नहीं होगी, ठीक है। तो इंडिया कहेगी ठीक है औकात में रहो, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। इसको अपने वर्ड में लिख सकते हैं क्या, हाँ बहुत सारा जॉब क्रिएशन हो रहा है ना। हमारी ज़्यादा इशू क्या है, हमें नहीं मतलब है कि इंडस्ट्री आने, हमें कि जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है ना। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द परमानेंट जॉब और क्वालिटी जॉब, वी आर लुकिंग ओनली फॉर द जॉब, मिल जाए बस। जोमेटो, ठीक है ना, स्विगी, आर दे क्रिएटिंग क्वालिटी जॉब, नो, दे आर क्रिएटिंग ओनली जॉब्स, ठीक है ना। और इंडियंस को भी जॉब की जरूरत है, अरे लग्जरी तो बाद में आती है ना, पहले सेलेक्ट हो जाइए, फिर कहेंगे चलो कैडर मिलना चाहिए, फिर कहेंगे नहीं नहीं हमको अब यूपी का ही कैडर मिलना चाहिए, तो यूपी के किसी लड़की से शादी कर लेंगे आप, मतलब यूपी में कैडर की किसी लड़की से, ठीक है ना। तो अफेयर सब जाके लापसना में चलाइएगा, ठीक है ना। तो फायदा भी हुआ, कैडर ऑर्डर नहीं अच्छा मिला तो कैडर मिल जाएगा आपको अच्छे का। किसने बोला सही बात है, अच्छा अच्छा। इसको फोटो भी बना लिए तो इट विल सफाइस, बिकॉज जब रिवाइज करेंगे तो इट विल गिव यू कि हाँ ये है, ठीक है। वो बना लेंगे तो वो बता दीजिए, आई विल मूव टू द नेक्स्ट। और मेरे हिब्रू वाले वर्ड्स को इग्नोर कर देना, तो एक बार मुझे भी पता नहीं मैंने बीच में लिखा क्या है, दैट इज आई डोंट नो। अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, ओके थैंक यू। डन, ठीक है, बढ़ा दूं। हाँ ठीक है ना। अभी क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन तो हो गया एंड वी हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बट ऑफ लेट मैंने कहा कि जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के बाद जियो इकोनॉमिक्स आया गया फिर, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे
ट्रेंड दैट वी कॉल द रोलिंग बैक ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. क्या कर रहे हैं? रोलिंग बैक ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. फाइन. व्हाट इज दिस थिंग? रोलिंग बैक ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. हटाना नहीं, रोलिंग बैक हो रहा है. नहीं, so we call it एग्जैक्टली ये बैंग ऑन. सो ट्रंप का पंच लाइन क्या था? व्हाट वाज द पंच लाइन यूज बाय द ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट बना था? ट्राई टू रिकॉल. याद नहीं आ रहा? सो याद करना पड़ेगा, यूपीएससी में ये सब करना पड़ता है, थोड़ा लॉन्ग रेंज पे खेलना होता है. ठीक है. सो ही कॉल्ड फॉर मागा, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. क्या हो रहा था कि द ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड वाज बेसिकली ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूएसए. यूएसए को ये था कि हमारे पास सरप्लस कैपिटल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो बेचेंगे कहाँ? तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड में. तो लेटर ऑन ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती है. और यूएसए इसलिए भी चाहती थी पूरी वर्ल्ड में स्टेबिलिटी हो. स्टेबिलिटी होगी तभी तो इकोनॉमी थ्राइव करेगी. फाइन. तो इसलिए वो वर्ल्ड पुलिस भी बनी हुई थी. ठीक है ना. कहीं पे कोई इशू हो तो यूएस पहुंच जाती थी. ठीक है ना. उनकी नेवी की सील्स एंड और मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत देखा होगा. सो लड़ाई कहाँ पे हो, ठीक है ना, इसमें कहते हैं ना जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहीं के बार होता था. ठीक है ना. एक और है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना. तो यही अमेरिका का हाल था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमेशा रहता था. लड़ाई सीरिया में हो तो पहुंच जाता था, लड़ाई इराक में हो, लीबिया में पहुंच जाता था, बिकॉज उनको ये लगता था कि यदि वर्ल्ड स्टेबल नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक बिजनेस कैसे चलेगा. ठीक है ना. सो वो हमेशा पहुंच जाते थे. एट द सेम टाइम इसका फायदा जो सबसे उठाया किसी ने, तो इसका फायदा हो गया चाइना को. यूएसए ने प्लान अपने लिए किया था, तो फायदा किसका हो गया? चाइना को. और चाइना को बहुत फायदा हुआ है. चाइना को आप देखेंगे ना, व्हेन यू विल सी द कंपैरेटिव ग्रोथ ऑफ द चाइना 1990s के बाद से. ठीक है ना. 1990s में ऑलमोस्ट इंडिया, सॉरी 1970s में, 70-80s में, 1980s के आसपास इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट इक्वल थी. कई बार इंडिया ज़्यादा कर रही थी, बट 1980s के बाद वहाँ पे रिफॉर्म होना शुरू होता है. और अब देखिएगा इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है और चाइना की इकोनॉमी कहाँ है. ठीक है ना. इतना फ़र्क है. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. ट्राई टू गूगल इट आउट, कल कर लीजिएगा कि चाइना की इकोनॉमी कितनी है. एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा अपने से. ठीक है ना. सो इनकी हमारी 3 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट इकोनॉमी. वी आर प्लानिंग फॉर द 5 ट्रिलियन. ठीक है ना. ऑन दैट इज अगेन अ डिस्टेंट ड्रीम, बिकॉज कोविड आ गया. ऐसे हो जाता है. कोविड के कारण मुझे नहीं लग रहा होने वाला है. सो यूएसए को क्या लगा कि इट इज़ द चाइना हु इज गेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. तो उन्होंने कहा कि मागा, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. उन्होंने क्या कहने लगा कि नाउ यूएसए टर्न इनटू द इनवर्ड लुकिंग कंट्री. वो कहा कि अब हम लोग वर्ल्ड पुलिस नहीं रहेंगे. तुम लड़ाई कहीं कर रहे हो करो, यूनेस्को में तुम क्या कर रहे हो नहीं करो, मैं यूनेस्को से अपना वापस खींच लेता हूँ. ठीक है ना. सो पेरिस पीस ट्रीटी मैं वापस खींच लेता हूँ, क्योंकि कहा यार मैंने जो काम किया किया, अब मैं जाके कंपनसेशन नहीं देने वाला वर्ल्ड को. तो यूएसए अंडर ट्रंप इज रोलिंग बैक द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज उनको ये लगने लगा था कि ग्लोबलाइजेशन से चाइना को फायदा नहीं हो रहा. तो वो क्या करेंगे? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज अख्तियार कर लेंगे. क्या कर लेंगे? दैट इज इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, सॉरी मेक इन अमेरिका एंड और मेड ग्रेट अगेन. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा यहीं खाएंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं रहेंगे. और बाहर के लोगों को भी भगाना शुरू कर दिया. कंसिक्वेंटली क्या होता है? वीज़ा कम देना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना. मुस्लिम्स के ऊपर एम्बार्गोज लगाना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना. क्योंकि यही लोग तो जाते हैं, इंडिया के लोग जाते हैं, या फिर अपने पाकिस्तान के लोग जाते हैं, बांग्लादेश के लोग जाते हैं, इसी लोग जाते हैं यूएसए वगैरह. फाइन. सो दे बिकम इनवर्ड लुकिंग, क्योंकि उनको क्या फायदा होने लगा था? उनको लगने लगा था दिस इज चाइना दैट इज गेनिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट. ठीक है ना. सो इसी को कहा जाता है बेसिकली रोलिंग बैक ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. नॉट ओनली दैट, देयर इज ए रिवर्स प्रोसेस एज वेल गोइंग ऑन दैट वी कॉल जियोपॉलिटिक्स. फिर से आने लगा था वर्ल्ड में, क्योंकि पुतिन, ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ रशिया. व्हाट इज रशिया? इज रशिया इज ए वेरी गुड इकोनॉमिक पावर? नहीं है. रशिया की इकोनॉमी बहुत खराब है, इंडिया से भी कम है उसका शायद फॉरेन रिजर्व. फाइन. हमारा तो 500 बिलियन का हो गया है मोस्ट प्रोबेबली. रशिया का बहुत कम है, 150 बिलियन ही है फॉरेन रिजर्व.
तो कहने का पूरा लबोलुआब ये है कि रशिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, सॉरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं मिलिट्री पावर, एट द सेम टाइम दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली। फाइन, तो रशिया का केस देखते हैं। रशिया का केस क्या है? इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं है, बट मिलिट्रीली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। मिलिट्री वो कुछ भी कर सकते हैं, दे आर न्यूक पावर्स, दे आर हैविंग ऑल द मिसाइल्स एंड दे आर हैविंग ऑल द डिफेंस मैकेनिज्म विद देम। तो रशिया अंडर पुतिन इज नाउ गोइंग फॉर व्हाट? जियोपॉलिटिक्स। और वो क्या कर रहे हैं? सब जगह अपनी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। क्रीमिया का सबसे पहले उन्होंने एनेक्सेशन किया। किसका किया? क्रीमिया का। उसके बाद मिडिल ईस्ट में काफी इश्यूज होते रहते थे, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट में सीरिया वाज ए कंट्री दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड फॉर इट्स पॉलिटी। फाइन, सो सीरिया में इंटरनल वॉर हो रहा था असद गवर्नमेंट और उसके रिबेल्स के बीच में, और असद गवर्नमेंट को लाइट नहीं करती थी कौन? यूएसए। एट द सेम टाइम रशिया वाज फेवरिंग हुम? असद गवर्नमेंट। तो रशिया ने असद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यूएसए ने रिबेल्स को सपोर्ट करना शुरू किया। अगेन इट इज द असद हु वॉन। अभी भी असद वहीं का प्राइम मिनिस्टर है। तो कहने का पूरा मतलब, और नॉट ओनली दैट, और भी किसी भी जगह पे आइए, यमन में जाइए, ठीक है ना, जहां पे भी इश्यूज हुए हैं, या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच लड़ाई देखिए, तो सब जगह यूएसए ट्राइड टू इन्फ्लुएंस, बट इट इज द रशिया दैट इज विनिंग द वॉर, बिकॉज इट इज रशिया हु इज अ मिलिट्री सुपर पावर हु इज टेकिंग द सेंटर स्टेज, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम इट इज द यूएसए हु स्टार्टेड ग्लोबलाइजेशन बेसिकली, हु इज द लीडर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बट दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। एंड फायदा हो गया किसको? चाइना को। एंड नाउ चाइना इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली पुशिंग द वर्ल्ड, बट ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू फ्लैक्स देयर मसल मिलिटरीली एज वेल। फाइन, सो वो क्या कर रहे हैं? साउथ चाइना सी में अपनी आर्मी मिलिट्री को मोबिलाइज कर रहे हैं, और दे ट्राई टू थ्रेटन एशियन कंट्री, दे ट्राई टू थ्रेटन ताइवान, दे हैव ओवरटेकन हांगकांग, ठीक है ना, एंड दे आर नाउ प्लानिंग टू ओवरटेक हुम? ताइवान। सो due to these phenomena, we call there is a new trend going on in the world, that is the reverse of the globalization or the rolling back of the globalization. Reason क्या है? There is a parallel emergence of what? Geopolitics. और geopolitics का rise होगा तो geoeconomics का fall होगा. That is the statement given over there. ठीक है? So ये ठीक है. So इसको लिख लीजिए. Sorry. ठीक है ना. सो इसको लिखा क्या? लिख लीजिए तब तक. However, Cold War ended the era of geopolitics and it started the era of geoeconomics. Reason क्या हुआ कि एक ही पोल हो गया अब. It is only the Russia, sorry, it is only the USA that is taking the center stage. तो अब जिस टाइप से USA चाहेगी उस टाइप से होगा. USA is pushing for geoeconomics, इकोनॉमिक्स के ऊपर जा रहे हैं. राइट. But in the new world era, it is the geopolitics that is taking the center stage. हाँ थोड़ा सा रहा है. These are small things. Vostok something करके एक जगह है जहाँ पे there is a conflict. Yeah. They will solve it because अभी China is need of Russia and Russia is in need of the China because दोनों की common enemy कौन है? USA. ठीक है ना. तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं. Although there is a arc rivalry between the China and the Russia because of what? Ideological conflict. तो दोनों क्या हैं? लेफ्टिस्ट कंट्री बेसिकली. वो दोनों मार्क्सिस्ट कंट्री हैं और कौन अच्छा मार्क्सिस्ट है इसके ऊपर लड़ाई होती रहती दोनों में. ठीक है ना. बट चाइना वाले बहुत स्मार्ट हैं. चाइना में मार्क्सिज्म इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी बट दे आर फॉलोइंग व्हाट? कैपिटलिज्म. ठीक है ना. सो उनकी सारी पॉलिसीज कैपिटलिज्म है बट उसको एक दिया हुआ है, एक कहते हैं ना एक स्किन दिया हुआ किस का? मार्क्सिज्म का. ठीक है ना. सो वो बहुत चालू चीज़ है. ठीक है ना. चाइना इज अगेन वेरी स्मार्ट पीपल दे आर. Not possible, but again it is possible if Russia is going with the China. That is not possible again. बता देता हूँ क्यों नहीं होगा. Again it will give you a perspective. थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है but it is needed as well. बताता हूँ अभी रिलेटेड भी इससे. ठीक है. ये लिख लिया.
So what is the rolling back of the globalization? Exactly, that's why now it is geopolitics that's playing more important role rather than the geoeconomics. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द अल्फा मेल सिंड्रोम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अल्फा मेल क्या होता है? अल्फा मेल खुदगर्ज, ये भी बड़ा सही शब्द है, खुदगर्ज। सो मसल मैन जिसको बोलते हैं ना, अल्फा मैन और पुतिन एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर दीजिए, दोनों फिट होते हैं। इवन मोदी इज कॉल्ड अल्फा मेल, ठीक है ना, बिकॉज जनरली ये माना जाता है कि वो झुकते नहीं हैं। एंड ट्रम्प अल्फा मेल, बोल्सोनारो अल्फा मेल, जी जिनपिंग अल्फा मेल, ठीक है ना। दीज आर द पर्सन, ठीक है, जिनको बोलता है अल्फा मेल, बिकॉज जनरली ये लोग झुकते नहीं हैं, ठीक है ना, किसी कोई भी चीज़ है। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पुतिन है। पुतिन कैन यू इमेजिन कितने साल से राज कर रहा है? 10 साल तो मैं जान रहा हूँ, जब से मैंने, हैं, कम से कम। वो कभी प्रेसिडेंट बन जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जो भी बने पावर में रहता है, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया। इट विल गिव यू एन नॉट रिलेटेड टू दिस पार्ट, बट इट विल गिव यू एन एनालिसिस, फाइन। सो रशिया प्लस चाइना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चलेगा? सो चलेगा, जब तक जिंदा रहेगा वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इज द फ्यूरर ऑफ। सो बोथ आर लिंक्ड विथ ए कॉमन थ्रेड, ठीक है ना, both are basically linked with a common thread that we call the ideology, ठीक है ना। so both are linked with a common thread that we call ideology। तो दोनों की आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिज्म, ठीक है ना, दोनों की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म है। और दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री है, दोनों अपने अलग अलग जगह पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है दोनों की, फाइन। बट इट इज द रशिया दैट इज नॉट इकोनॉमिकली दैट स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, बट मिलिट्रली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है ना, बिकॉज कोई भी एडवांस सिस्टम है, इवन चाइना इज परचेजिंग द S-400 फ्रॉम द होम रशिया ओनली। चाइना का केस समझते हैं। until recent it is very strong on the economic front, very strong, but their military is not time tested। इनकी मिलिट्री ने अभी तक कोई वॉर नहीं जीता है, इनकी मिलिट्री ने कोई वॉर ही नहीं किया, इनफैक्ट छोटे मोटे वॉर्स हुए हैं और इसमें भी ये हार ही गए हैं, ठीक है ना। इवन की गलवान जैसी जगह पे SFF ने इनको बुरी तरह हराया, दैट इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, पता है ना, तिब्बतियन लोगों से रिक्रूट किए जाते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। इट इज़ बेसिकली ए पार्ट ऑफ रॉ, दैट इज RANW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक पार्ट है, जिनका काम क्या है, चाइना के अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ करना, फाइन। सो उन्होंने एक स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, और पूरा का पूरा गलवान वैली को अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ की जो कमांडिंग हाइट्स हैं उसको अपने कब्जे में ले लिया, फाइन। सो कहने का सारा मतलब ये है कि चाइना, ऑल्दो इट्स अ वेरी सुपर पावर इटसेल्फ इकोनॉमिकली एंड देयर इज नो डाउट ऑन इट, बट इट इज़ नॉट ए मिलिट्री सुपर पावर, ठीक है ना। और ओवरऑल सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री प्लस इकोनॉमी दोनों की जरूरत पड़ती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? USA। USA की मिलिट्री भी स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये दोनों स्ट्रांग है, फाइन। अभी देखिए रशिया और चाइना में क्या दिक्कत है, दोनों का कॉमन एनिमी कौन है? सो USA। तो कौटिल्य ने बहुत पहले एक थ्योरी दे दी थी, क्या दी थी? एग्जैक्टली, आपको पता है ये थ्योरी, और ये थ्योरी बहुत यूनिवर्सल है, और ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है, सब जगह अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने कह दिया था कि दुश्मन के दुश्मन, ठीक है ना, तो दोनों के दुश्मन कौन है? USA हैं, तो दोनों के क्या हो जाएंगे? आपस में दोस्त बन जाएंगे, बिकॉज दे हैव कॉमन एनिमी, दैट इज, ठीक है, अपना USA। बट मजे की बात यहां है कि रशिया को भी पता है कि यदि चाइना का राइज होता है तो रशिया के लिए खतरा हो जाएगा। वो क्यों होगा? इंपॉर्टेंट है कि रशिया वॉज एक्चुअली क्या, USSR हुआ करती थी। रशिया वॉज बेसिकली USSR अप टिल 19, यही था ना, और इसकी टूट के ही कुछ पार्ट बने हैं, कॉल सन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और भी बोलिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। These are the countries that we call sun countries, and sun countries are basically what? Rich in natural resources. It's highly rich in natural resources, fine. Plus they are known as the granary of the world because of their क्या कहते हैं, जियो इकोनॉमिक प्लस अपना उनको जो लोकेशन है
that we call क्या agroclimatic regions. Because of the agroclimatic regions, these regions are known as the world granary. याद कीजिए घोड़े वोड़े भी यहीं से आते हैं, ठीक है ना, अच्छे क्वालिटी घोड़े भी यहीं आते हैं, और एक्चुअली इट इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. गैसेज आर देयर. तापी पाइपलाइन कहां से आती है? तुर्कमेनिस्तान. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सच रिसोर्सेज जो सेंट्रल एशिया क्वाइट रिच है. अब देखिए केस है चाइना की भी कंडीशन इंडिया के ही तरह है. दैट इज ए एनर्जी स्टार्व कंट्री. क्या है? एनर्जी स्टार्व कंट्री. प्लस इसका पॉपुलेशन इज बल्गिंग. पॉपुलेशन बहुत बड़ा है. प्लस इसका एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट दैट गुड. ठीक है ना. इसके लिए चाइना को पता है यदि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनको क्या अनाज की जरूरत पड़ेगी. अभी बैट और ये सब खा के कितने दिन रहेंगे? ठीक है ना, ये खाते हैं ना सब कुछ, कितने दिन रह लेंगे? अल्टीमेटली चाहिए कहीं ना कहीं. सो वर्ल्ड ग्रैंड इज व्हाट? सेंट्रल एशिया. सो चाइना इज ट्राइंग टू इनसर्कल सेंट्रल एशिया. फाइन. और उसका रास्ता क्या है? रास्ता क्या है सेंट्रल एशिया जाने का? दो रास्ते हैं. अगेन आपको ना इंटरकनेक्ट करने का एक क्वालिटी होना चाहिए. देयर आर टू वेज टू गो सेंट्रल एशिया. फर्स्ट इज द पाकिस्तान. तभी तो इतना बाबू मुन्ना बना हुआ है पाकिस्तान. दूसरा इज अफगानिस्तान. सो अफगानिस्तान इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ रूट टू सेंट्रल एशिया. दैट्स व्हाई आप देखिएगा कि चाइना साइलेंटली वर्किंग ऑन द अफगानिस्तान. और यदि यहां पे यूएसए होती तो कभी इनको रास्ता नहीं मिलता कहां जाने का? सेंट्रल एशिया जाने का. सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता नहीं मिलता तो उनको ग्रैनरी यानी अनाज नहीं मिलता. प्लस उनको क्या नहीं मिलता? नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलता. और दोनों में चाइना कम है. ठीक है ना. नॉट ओनली दैट, सेंट्रल एशिया यदि कनेक्ट कर लेते हैं तो ये सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था पहले. और सिल्क रूट मतलब पूरे वर्ल्ड के आप जियो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग द एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया यू कैन कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फाइन. इट्स इजी थिंग एंड इट इज अ वेल प्रूवन थिंग, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा होगा, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है और फ्यूचर में ऐसा होगा. चलिए, तो यूएसए चली गई तो चाइना के लिए रास्ता खाली है. ठीक है ना. तो अब लेकिन दिक्कत क्या है कि रशिया दैट यूएसएसआर का जो पार्ट था वो कभी चाहेगी क्या चाइना आ जाए? कभी नहीं चाहिए, क्योंकि रशिया को भी तो चाहिए. रशिया इज ऑल्सो एनर्जी डिपेंडेंट. ऑल्दो दे आर हैविंग वेरी गुड एनर्जी रिसोर्सेज, बट उनके पास ग्रैनरी नहीं है. प्लस उनको भी यदि इकोनॉमी को अपना बढ़ाना है तो सेंट्रल एशिया के थोड़ा इंडिया वगैरह कंट्री आ सकते हैं. इंडिया इज अ बिग मार्केट, ह्यूज मार्केट. फाइन. नॉट ओनली इंडिया, दे कैन ऑल्सो गो टू द चाइना और अदर कंट्रीज एज वेल. तो रशिया कभी नहीं चाहेगी कि चाइना का बहुत ज़्यादा राइज हो जाए. यदि राइज होगा तो उसका खराब असर किसके ऊपर पड़ेगा? रशिया के ही ऊपर पड़ेगा. तो रशिया तभी तक चाइना का सपोर्ट कर रही है जब तक रशिया को नुकसान ना हो. जिस दिन रशिया को लग जाएगा कि अब हो गया, नाउ इट इज टाइम टू से टाटा बाय बाय टू द चाइना, वो कर देगी. और वो मजे में करेगी, वो आराम से करेगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर तो नहीं है लेकिन मिलिट्री पावर बहुत तगड़ी है. ठीक है ना. और वो S-400 और पता नहीं क्या क्या उनके पास है. दे विल कैन डू एनीथिंग. ठीक है ना. दे आर मेकिंग द बॉम्ब्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ द थिंग्स जो किसी टाइम को किसी जगह पे एसेस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज द रशिया दैट विल ऑल्सो डोंट वांट कि चाइना एक सुपर पावर बने. और यूएसए तो चाह ही रही है. तो आज तो ये दोनों साथ हैं, बट यू नेवर नो कि कल के डेट में रशिया और यूएसए एक साथ आ जाए, क्योंकि उनको कॉमन एनिमी कौन हो जाएगा बाद में? चाइना. तो देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज. व्हाट इज ओनली परमानेंट? नेशनल इंटरेस्ट. और इससे ये वाला जो मॉड्यूल है खत्म होता है. ठीक है ना. सो इट विल गिव यू एन आइडिया. ठीक है ना. और देयर लाइकली चांसेस दैट रशिया विल आल्सो टेक शेक हैंड विद यूएसए. देयर लाइकली चांसेस. ठीक है ना. क्योंकि चाइना को यदि कंटेन करना है तो कहीं ना कहीं गेम खेलना पड़ेगा. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द इंडियन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडियन IR. ठीक है. एक मॉड्यूल अभी खत्म होता है. ठीक है ना. सो इसमें क्या क्या डिस्कस किया? जस्ट ए क्विक रिकैप. शुरुआत से और फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, और नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है. उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर. ओके. क्या है? पोलैरिटी. फाइन. सो मल्टीपोलर यूनिपोलर वर्ड. उसके बाद सॉवरेनिटी का कंसेप्ट डिस्कस किया. IR के लिए आई डोंट सजेस्ट एनी बुक, क्योंकि यू विल नॉट फाइंड ऑल दिस थिंग्स. अब ये कहीं कोई बता नहीं सकता, कहीं लिख भी नहीं सकता. ये क्लास में ही डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू हैव टू इंटरप्रेट. कहीं नहीं लिखा रहेगा.
बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रीड एंड वी गॉट टू नो, और इंटरकनेक्ट करना पड़ता है बेसिकली. दो बट देर आर फ्यू बुक्स एज वेल. पवनीत सिंह की बुक है, बट अगेन इट्स एकेडमिक बुक, आई डोंट सजेस्ट. ठीक है ना. सो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, यूपीएससी के लेवल का नहीं आएगा. यूपीएससी में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इट विल मोर देन सफिशिएंट. थोड़ा सा लक रहे आपका तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मैं बताऊंगा, वी विल डिस्कस. दे विल आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट नुआंसेस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, और generally they will ask about the India का relation with the other countries. That will the question. But in order to understand the India का relation with the other country, you will have all these basics ingredient with you. Unless these basics are clear, you won't be able to attempt all these things. Fine. अब जैसे ये concept वगैरह है, ये आप मैं क्या ये आंसर में नहीं लिखेंगे ये लोग, लेकिन बट इट विल गिव यू अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे इंडिया चाइना रशिया के रिलेशन के ऊपर में, तो आपको ये जरूर दिमाग में आएगा कि व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट. ठीक है ना. उसके बाद तो बस फिलर्स हैं. ठीक है ना. उसके बाद तो वर्ड हैं दैट विल हैव टू फिल आउट, बट बेसिक कंसेप्ट यही है. ठीक है. चलिए और क्या पढ़ा था आगे. इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर. उसके बाद क्या पढ़ा. ग्लोबलाइजेशन एंड रिवर्स ग्लोबलाइजेशन. दैट इज ऑल. फाइन. सो दीज आर द कंसेप्ट. एक बार रिवीजन करते रहिएगा एंड आप अपने किसी फ्रेंड से ले लीजिएगा नोट्स इन केस यू आर कंटिन्यूइंग. इट विल हेल्प यू आउट. फाइन. आई विल गिव इट, डोंट वरी फॉर दिस. मैं पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाता हूँ. ठीक है ना. मैं तो अब क्या ही पढ़ूँ, मेरी उम्र हो गई है. अच्छा ये ना. हाँ. नाउ वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ. ठीक है ना. आईआर पर्टेनिंग टू इंडिया. ठीक है ना. और हिस्ट्री एंड आईआर तो अपने यहाँ लिख लीजिए. दैट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन इन इंडिया. ठीक है. सो बेसिकली अब हमने कहा कौटिल्य वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनल और जियो पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड. सो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी. और ARTH अर्थशास्त्र. फाइन. सो अर्थशास्त्र इज ए बुक दैट डील्स विथ व्हाट. पॉलिटी और इकोनॉमिक्स. बेसिकली इट डील्स विद द गवर्नेंस. ठीक है ना. सो जिसको पॉलिटी भी कहते हैं लूज टर्म में, बट इज एक्चुअली डील्स विद द गवर्नेंस. अर्थशास्त्र. ठीक है ना. सो अर्थ वाज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट गवर्नेंस ओनली. फाइन. सो उन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र जो अभी भी रिलेवेंट है. फाइन. और ये एक जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा बुक माना जाता है. फाइन. चलिए. सो व्हाट ही सेड इट्स स्टिल रिलेवेंट एंड वी हैव डिस्कस दिस दैट कि नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज एंड नेबर्स नेवर आर नेचुरल फ्रेंड. राइट. ट्राई टू राइट इट डाउन. फाइन. सो ये गोल्डन वर्ड होते हैं. ठीक है ना. और ये गोल्डन वर्ड हमेशा रिलेवेंट रहेगा. लिख लीजिए इसको. आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, नहीं तो जिनको पता है वी विल नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट. फाइन. तो वी हैव नाउ n नंबर्स ऑफ द एग्जांपल कि कैसे नेबर्स के नेबर. ठीक है ना. इवन रशिया वाले में वी हैव डिस्कस. तो इट्स नॉट टू ऑब्वियस. फाइन. नाउ सेकेंड थ्योरी that affects India's international relation is that geopolitics is influenced by the social Darwinism. What is this? What is Darwinism? डार्विन का सिद्धांत क्या था. एग्जिस्टेंस ऑफ द बेस्ट. ठीक है ना. एग्जिस्टेंस ऑफ बेस्ट वन ऑफ द. ठीक है ना. यदि आप इकोनॉमिकली पॉलिटिकली या रेशियली बेस्ट नहीं है तो देर आर लाइकली चांसेस यू विल बी वीडेड आउट. दैट इज गिवन बाय द डार्विन. सो डार्विन के यदि थ्योरी को सोशल स्ट्रक्चर पे इम्पोज कर दिया, जस्टापोज कर दिया है, अगेन इट इज ट्रू. एग्जाम्पल बताइए. सोशल मतलब डार्विन ने साइंस के ऊपर दिया था कि इट इज एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ द बेस्ट. बट अभी सोसाइटी में डिस्कस करते हैं सो इट इज रिलेवेंट एज वेल. इसी को कहते हैं सोशल डार्विनिज्म. एग्जाम्पल दीजिए. यू ऑल नो दैट एंड यू ऑल आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दिस ओनली. एग्जैक्टली. व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्यों.
बहुत ख़राब एग्जाम्पल दूंगा बट समझ में आ जाएगा, फाइन। है यस सर प्लीज़। जैसे कोर्स खत्म करेंगे ना तो बोलिए हम लोग मॉड्यूल शुरू करें, तो पर कोर्स जैसे पेपर 1 2 3 4 है ना, तो उसका पर मॉड्यूल का 5,000 रुपये। ठीक है, अनाउंस करना है ना? अनाउंस करना है क्योंकि ये लाइव जा रहा है ना। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, थैंक यू। तो उसमें बोलिए कि सिद्धार्थ आईएएस का ऐप डाउनलोड करें और उस पर वो कोर्स। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। Now let us try to understand what is social Darwinism, और बहुत ही रिलेवेंट है, एग्जाम्पल आपको दूंगा तो समझ में आ जाएगा, फाइन। सो आप लोगों के लिए ये करेक्ट नहीं होगा बट अगेन लेट अस सपोज कि मैं आता हूँ कहाँ से, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, फाइन। सो हमारे यहाँ बहुत लोगों का एक ड्रीम होता है यूपीएससी क्लियर करके क्या करना, आईएएस वाईएएस बनना, ठीक है ना। सो आईएएस बनने के पीछे लोगों का मोटिवेशन बहुत बार बहुत कुछ होता है, लेकिन एक प्राइमरी मोटिवेशन बहुत लोगों का है कि दहेज मोटा मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सो बेसिकली इट एक्चुअली सजेस्ट कि यदि आप, मतलब इट्स अ खराब एग्जांपल बट अगेन आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि सोशल डार्विनिज्म का सिंपल सा मतलब है, इवन कि इट इज़ रिलेवेंट टू योर लाइफ एज वेल, फाइन। आप यदि रिलेशनशिप में हैं, ठीक है ना, किसी भी लड़के या लड़की के साथ, ठीक है ना, यदि आप कैपेबल नहीं हैं, ठीक है ना, आप यदि किसी अच्छे स्टेटस को प्राप्त नहीं करते हैं तो देयर आर लाइकली चांसेस कि, ठीक है ना, आपको धोखा देके, ठीक है ना, चली जाएगी या चला जाएगा, ठीक है, देयर आर लाइकली चांसेस, दैट इज सोशल डार्विनिज्म, फाइन। सो ये एक्चुअली सजेस्ट करता है, इट इज़ रिलेवेंट फॉर कहीं पे भी, आप कहीं पे भी इसको सुपर इम्पोज कर दीजिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रियल लाइफ में, कंट्रीज़ के लिए। सो कहीं पे भी इम्पोज कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड इसी को कहा जाता है क्या, सोशल डार्विनिज्म। बेसिकली इट कॉज की एग्जिस्ट वही करेंगे जो बेस्ट होंगे, ठीक है ना। और एक जोक चलता है ना कि ये सरकारी नौकरी बंद, निजीकरण ही ठीक है, ठीक है ना, सरकारी नौकरी बंद करनी चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी वाले किसी भी प्रेम को, किसी के प्यार को उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है ना। सो वेरी बैड पैथेटिक जोक, बट अगेन नाउ वी विल बी एंडिंग द क्लास, तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर नया कंसेप्ट आना पड़ेगा, फाइन। सो वी विल ख़त्म इस चीज़ से कि सरकारी नौकरी वाले, निजीकरण ही ठीक है, सरकारी नौकरी वाले किसी की मोहब्बत को उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है ना। सो अगेन देयर इज ए अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू डू दिस, वी आर एक्चुअली सेलिंग मॉड्यूलर कोर्स, ठीक है ना, मॉड्यूलर कोर्स बेच रहे हैं जिसमें मतलब जो भी है, ठीक है ना, वी विल बी हैविंग दिस मॉड्यूलर कोर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मॉड्यूल्स होगा एंड 5,000 इज अ फी, ठीक है ना। सो आपके कोई दोस्त यदि इंटरेस्टेड है, जिनको बस लेट अस सपोज इफ समवन इज फाइंडिंग आईआर का ज़्यादा इंटरेस्टिंग and they are not interesting for the history ka class or the politics ka class or any work class, so they can only attend the history ka class or the politics ka class, whatever their choice is, ठीक है ना। so that आपको मजबूरी में पूरे सारा का सारा पैकेज ना लेना पड़े, and the cost is very effective, that is 5K, and I have been informed to, ठीक है ना, circulate this as well, fine. so that's all on the class. now we will meet on the next thing that हम लोग थोड़ा सा आपको prelude दे देते हैं, that we will start from this thing that is the social Darwinism and evolution of the, ठीक है ना, इंडियाज आईआर एंड द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, दैट विल आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो विल मीट टुमारो मोस्ट प्रोबेबली, फाइन, ठीक है, चलिए, थैंक यू। एनी क्वेश्चन नहीं ना? ओके बाय। अभी दे देता हूँ ना, अभी दे देता हूँ, हाँ बाहर ही चलते, मैं भी बाहर ही आ रहा हूँ।